तो पीपीटी विजिबल है पेरोल की? बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं पेरोल इन टैली प्राइम। तो इसमें आप ये जानेंगे कि पेरोल को टैली प्राइम में आप कैसे मैनेज करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन होगा पेरोल को लेके तो उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पेरोल टैली प्राइम में करने से पहले इसका थोड़ा सा डोमेन पार्ट देख लेते हैं कि हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और कैसे टैली प्राइम में हम इस चीज़ को मैनेज करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल सा एक केस स्टडी दिया गया है, एक एग्जांपल दिया गया है कि एक कंपनी है सनलाइट मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड करके, और इनको अब ज़रूरत है सैलरी को मैनेज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की, ठीक है। क्योंकि इनके कंपनी में 50 से ज़्यादा एम्प्लॉई हो चुके हैं और पार्टिकुलर किसी एम्प्लॉई का या फिर किसी ग्रुप का ना ये पीएफ काटते हैं, ईएसआई काटते हैं और इनकम टैक्स करता है, प्रोफेशनल टैक्स करता है। इन सारी चीज़ों को वो पूरी तरीके से मैनेज करना चाहते हैं और अपने एम्प्लॉई को एक सैलरी स्लिप देना चाहते हैं, ये अप्लाई करना चाहते हैं पूरा मैनेजमेंट। तो कैसे होगा, तो इसी को हम सीखेंगे टैली प्राइम में मैनेज करना। इसमें 3 स्टेप है बेसिकली। आपको पेरोल प्रोसेसिंग करना होगा, पता करना पड़ेगा कि किस एम्प्लॉय को क्या क्या पे हेड दिया जा रहा है, क्या क्या प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर उसके बाद आप पे स्लिप को जनरेट करेंगे और टैली में इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। अब इसमें पेरोल मैनेजमेंट, व्हाट इज द पेरोल मैनेजमेंट। तो पेरोल मैनेजमेंट बेसिकली ये है कि किसी सैलरी को पूरी अच्छी तरीके से मैनेज करना, चाहे वो सैलरी हो, वेजेस हो, अगर आप एम्प्लॉय को दे रहे हैं और आप किसी सॉफ्टवेयर में या फिर उसको मैनेज करना चाहते हैं कि किस एम्प्लॉय को आपने किस मंथ में कितनी सैलरी दी, कितना पीएफ काटा, कितना ईएसआई काटा, कितना डिडक्शन है, कितना अलाउंस है, इन सारी चीज़ों को मैनेज करना ही हमारा पेरोल मैनेजमेंट कहलाता है। इसमें कंपनी के भी बहुत से डिडक्शन होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के कुछ रूल भी हैं जिनके हिसाब से हमें उनकी सैलरी में डिडक्शन करना होता है। किसी एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की सैलरी में कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। यहाँ पर एक सैंपल है पे स्लिप का, ठीक है, ये टैली से ही बना हुआ है। तो एक सैंपल है किसी एम्प्लॉय की सैलरी में क्या क्या चीज़ होती हैं। एक तो एम्प्लॉय का पूरा इंफॉर्मेशन होता है, उसका नाम, फंक्शन, डिजिग्नेशन, ठीक है, कंपनी कोड क्या है, पैन नंबर क्या है, ये पूरा उसका डिटेल होता है। साथ ही साथ में उसका अर्निंग शो होता है कि इस मंथ में जावेद खान का जो भी टोटल अर्निंग है कितना है, ठीक है। तो अर्निंग यहाँ पर शो करेगा आपका, जैसे कि बेसिक सैलरी, HRA, कन्वेंस, तो टोटल अर्निंग इसका बन गया 12,200। उसके बाद शो करता है डिडक्शन। अगर किसी एम्प्लॉय का आप डिडक्शन कर रहे हैं, पीएफ काट रहे हैं, ईएसआई काट रहे हैं, ठीक है, इनकम टैक्स काट रहे हैं, तो वो यहाँ पर शो करता है डिडक्शन वाले पार्ट में। तो पार्टी टोटल डिडक्शन कितना है वो यहाँ पर दिख जाएगा। और हेड वाइज अगर आपको डिडक्शन देखना है तो यहाँ से देख सकते हैं। इसके साथ साथ नीचे आपको मिलता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। हालांकि ये किसी एम्प्लॉय की सैलरी स्लिप में बाय डिफॉल्ट शो नहीं करता है, इसे हमें F12 से इनेबल करना होगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कितना किया पर्टिकुलर मंथ में, जावेद की जो भी सैलरी बनी उसमें एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूशन किया वो आपको यहाँ पर दिखाई देता है। तो 3 टर्मिनोलॉजी आपको समझनी है, अर्निंग, डिडक्शन और एम्प्लॉयर द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है एम्प्लॉय की सैलरी में, वो चीज। जैसे कि एम्प्लॉय अर्निंग क्या है, ऐसा पे हेड जो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड हो रहा है, एम्प्लॉय को मिलेगा, वो कहलाता है अर्निंग पे हेड। जैसे कि बेसिक सैलरी, अब बेसिक सैलरी एम्प्लॉय को मिलता है, ठीक है। HRA भी एम्प्लॉय को मिलता है, HRA एम्प्लॉय की सैलरी से कटता नहीं है, उसको मिलता है, ठीक है। तो ये भी क्या है, अर्निंग पे हेड है। कन्वेंस भी देखिए एम्प्लॉय को मिलता है, तो कन्वेंस भी क्या है, अर्निंग पे हेड है। वेजेस, ठीक है, यूनिफॉर्म अलाउंस, बोनस, इंसेंटिव और एजुकेशनल अलाउंस, कई तरह के अलाउंस हो सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है जब भी कोई ऐसा पे हेड होगा जो एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होगा,
वो आपका कौन सा है, अर्निंग पे हेड है। ठीक। दूसरा होता है एम्प्लॉइज डिडक्शन, ऐसा पे हेड जो एम्प्लॉय की सैलरी से काटा जाता है। अब ये डिडक्शन दो तरह का होता है। ठीक है, डिडक्शन दो तरह का होता है। एक होता है आपका स्टेचरी डिडक्शन, एक होता है नॉन स्टेचरी डिडक्शन। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि हम कैसे डिफाइन करेंगे कि स्टेचरी डिडक्शन क्या है और नॉन स्टेचरी डिडक्शन क्या है। तो स्टेचरी डिडक्शन आपका वो डिडक्शन हो गया जो गवर्नमेंट के अंडर में आता है, जैसे कि पीएफ। ठीक है, पीएफ आपका स्टेचरी डिडक्शन है। प्रोफेशनल टैक्स और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ईएसआई, इनकम टैक्स, ये सारे के सारे आपके क्या है, स्टेचरी डिडक्शन है, क्योंकि ये सारे टैक्सेशन के पार्ट हैं। ठीक है। नॉन स्टेचरी डिडक्शन जो टैक्सेशन का पार्ट नहीं है, जैसे कि कैंटीन डिडक्शन। जैसे कि बहुत सी कंपनी क्या करती है, अपने एम्प्लॉय को कैंटीन की सुविधा प्रोवाइड कराती है कि आप यहाँ से पर्टिकुलर मंथ में आप जितना खाना चाहते हैं खाइए, इसका जो भी बिल बनेगा हम आपकी सैलरी से काट लेंगे। ठीक है, तो वो कौन सा हो गया है, नॉन स्टेचरी डिडक्शन, क्योंकि जो कैंटीन का पैसा काटा गया है वो गवर्नमेंट को नहीं जमा करना है, क्योंकि ये टैक्सेशन का पार्ट है नहीं। और जो टैक्सेशन का पार्ट है, जो आपकी सैलरी से कट रहा है और किसी न किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जमा करना पड़ेगा, जैसे कि पीएफ है, ईएसआई है, प्रोफेशनल टैक्स है, ये सारे के सारे क्या है, टैक्स है, गवर्नमेंट में जमा करना। तो ये आपका क्या है, स्टेचरी डिडक्शन। तो दो तरह का होता है डिडक्शन। फिर आपका आता है एम्प्लॉयर स्टेचरी कंट्रीब्यूशन। तो एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अगर किसी एम्प्लॉय का सैलरी सिर्फ आप मैनेज कर रहे हैं और उसमें पीएफ, ईएसआई या फिर इनकम टैक्स अलग अलग तरह के आप डिडक्शन कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि एम्प्लॉय की सैलरी में कंट्रीब्यूशन करना। तो ये मैंडेटरी है। ठीक है, तो एम्प्लॉयर जो ऑनर होता है एम्प्लॉय की सैलरी में कंट्रीब्यूशन करता है पीएफ में, प्रोविडेंट फंड पीएफ में, पेंशन स्कीम में, ठीक है, ईएसआई में। तो इसमें क्या करता है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है एम्प्लॉय की सैलरी। तो ये तीन तरह का बेसिक आपको समझना है, अर्निंग, डिडक्शन और कंट्रीब्यूशन। टोटल अर्निंग क्या होती है, अब एक चीज होता है टोटल अर्निंग। अगर पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि मिस्टर अकील की टोटल अर्निंग क्या है इस मंथ की, और आपको एक असाइनमेंट दे दिया जाए, उसमें बहुत सारे पे हेड हो, बेसिक सैलरी हो, एचआरए हो, कन्वेंस हो, बोनस हो, पीएफ हो, ईएसआई हो, अलग अलग तरह के 20-25 पे हेड है, और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि टोटल अर्निंग क्या है मिस्टर अकील। तो टोटल अर्निंग मतलब जैसा कि आपको बताया, जो उसकी सैलरी में ऐड हो रहा है, जैसे कि बेसिक सैलरी, एचआरए, कन्वेंस, तो जो भी इसका टोटल बनेगा 60,000, 50,000, जो भी, वो उसकी होगी टोटल अर्निंग। टोटल डिडक्शन क्या हो गया, जो उसकी सैलरी से कटेगा, जैसे कि पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स, ईएसआई, इनकम टैक्स। तो उसकी सैलरी से जो भी कटा, जैसे कि 60,000 थी उसकी टोटल अर्निंग, और 60,000 में से पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स, ईएसआई मिला के 20,000 कंपनी ने काट लिए, तो 20,000 का टोटल उसका डिडक्शन हो गया। ठीक है, अब एम्प्लॉय को कितना दिया जाएगा, 40,000 रुपये। तो 40,000 उसकी क्या हो गई, नेट सैलरी जो उसके हैंड में मिलेगी। तो नेट सैलरी का फॉर्मूला टोटल अर्निंग माइनस टोटल डिडक्शन, जो बचा वो एम्प्लॉय को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर एक वर्ड होता है सीटीसी, कॉस्ट टू कंपनी। सीटीसी क्या होता है कि एक कंपनी द्वारा, एक कंपनी के ओनर द्वारा अपने एम्प्लॉई में एक साल में जो पूरा खर्चा किया जाता है सारे पे हेड को मिला के, उसको हम लोग सीटीसी बोलते हैं कि आपका कंपनी का सीटीसी क्या है। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसी के एग्जांपल दिया गया है कि एक एम्प्लॉय की सैलरी 5 लाख पर ईयर। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी में ऑफर मिलते हैं, देखिए पैकेज दिए जाते हैं कि 5 लाख का ऑफर मिला है, 10 लाख का ऑफर मिला है, 7 लाख का ऑफर मिला है 1 साल का, उसको सीटीसी बोलते हैं। तो यहाँ पर 5 लाख का पर ईयर के हिसाब से इनकी सैलरी है, कोई भी एम्प्लॉई है, और एडिशनल 10,000 का कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस दे रही है उस एम्प्लॉय को। तो उस एम्प्लॉय का सीटीसी कितना बन गया, 5,10,000। ठीक,
तो CTC मतलब ये होता है कि एम्प्लॉय पे टोटल एक साल में कितना खर्चा किया जा रहा है। ठीक, अब पेरोल प्रोसेस प्राइम में कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमें एम्प्लॉय को क्रिएट करना होगा कि आपके पास कौन कौन से एम्प्लॉय हैं, किस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एम्प्लॉय को क्रिएट करना होगा। फिर किस एम्प्लॉय को आप कौन सी सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 50 एम्प्लॉय हैं और 50 एम्प्लॉय का आप PF काटते हैं, ESI काटते हैं, इनकम टैक्स काटते हैं। नहीं, किसी का PF कट रहा होगा, किसी का PF नहीं कट रहा होगा, किसी का ESI कट रहा होगा तो किसी का ESI नहीं कट रहा होगा। तो हमें डिफाइन करना पड़ता है कि किस एम्प्लॉय को हम क्या सर्विस या फिर क्या पे हेड दे रहे हैं। ठीक है, डिफाइन करना होगा। डिफाइन करने के बाद फिर हमें अटेंडेंस की ट्रैकिंग करनी होती है कि किस मंथ में कौन सा एम्प्लॉय कितने दिन प्रेजेंट रहा, कितने दिन एब्सेंट रहा। अटेंडेंस लगाते हैं। अटेंडेंस लगाने के बाद हम उसकी सैलरी का अनुमान करते हैं कि इसकी इस मंथ में सैलरी कितनी बनी, प्रोसेसिंग करते हैं, मंथली पेरोल वाउचर पे। यहाँ पर पेमेंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हमें ये पता करना होता है कि किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी बनी। उसके बाद आपको ये पता चल जाता है कि अप्रैल मंथ में टोटल उसकी सैलरी इतनी बनी। लास्ट में आप उसको पेमेंट कर देते हैं और पेमेंट करने के बाद उसको पे स्लिप हम इशू कर देते हैं। तो ये प्रोसेस हमारा रहेगा। और यहाँ पर जो पेमेंट करने के बाद जो भी टैक्स आप एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट करते हैं उसको गवर्नमेंट में जमा करा देते हैं, इनकम टैक्स, PF ना जो भी है आपका। तो एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे हम लोग, पे हेड डिफाइन करेंगे, अटेंडेंस लगाएंगे, पेरोल वाउचर पे हम पता करेंगे सैलरी कितनी पेबल हुई है, पेमेंट करेंगे और जो भी स्टेचुरी पेमेंट है वो गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। यहाँ तक क्या क्लियर है सभी को? यस सर। तो हम लोग ये टैली में करके देखते हैं कि टैली में हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल दिया है और इसी एग्जाम्पल को लेके हम सारा काम करने वाले हैं। तो एम्प्लॉय डिटेल दिया गया है, एम्प्लॉय अर्निंग कि हम एम्प्लॉय को क्या क्या सर्विस या फिर क्या क्या पे हेड दे रहे हैं, और एम्प्लॉय की सैलरी से हम क्या क्या काटेंगे, और एम्प्लॉयर क्या कंट्रीब्यूशन करेगा। तो एम्प्लॉय डिटेल में देखिए एम्प्लॉय का नाम है रमेश, अनीशा, जावेद, एलेक्स। ठीक है, डेजिग्नेशन दिया है कि ये हमारी कंपनी में क्या है, सेल्स मैनेजर है, अकाउंट्स मैनेजर है, अकाउंटेंट है, परचेज मैनेजर है। ये समझ लीजिए एक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पर बनाया गया। कहीं पर भी अगर आप पेरोल इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको पूछनी होगी कि सर आपके पास एम्प्लॉय कौन कौन से हैं, तो नाम बताएगा। सर आपके एम्प्लॉय का कोई डिपार्टमेंट है क्या, कोई डेजिग्नेशन है क्या, अगर है तो ये देखिए वो डिफाइन है। हो सकता है कि इस डिपार्टमेंट के अंदर भी एक डिपार्टमेंट हो ना, उसको भी हम मैनेज करना सीखेंगे। देन उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय डिटेल हो गया। सेकंड क्वेश्चन आया कि सर आप अपने एम्प्लॉय को क्या क्या पे हेड देते हैं, जैसे कि सैलरी लेते हैं तो आपका ये बेसिक सैलरी। HRA देते हैं सर अपने एम्प्लॉय को, हाँ देते हैं HRA। सर कितना परसेंट देते हैं, 40% की 50%, HRA हो गया। कन्वेंस देते हैं, हाँ देते हैं। इसके अलावा सर बोनस अगर देते हैं तो बोनस ऐड कर लेंगे। इंसेंटिव देते हैं, तो ये डिपेंड करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। यहाँ पर सिर्फ 3 एग्जाम्पल लिया गया है, बेसिक सैलरी, HRA, कन्वेंस। तीसरा क्वेश्चन होगा कि सर आप अपने एम्प्लॉय का PF काटते हैं, हाँ बिल्कुल काटते हैं। PF 12% कटता है। इनकम टैक्स कटता है इनकम टैक्स। ESI काटते हैं सर, ESI काटते हैं। तो जो भी एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्शन करते होंगे वो यहाँ पर होगा। किसी किसी एम्प्लॉय का पेंशन भी कटता है, NPS कटता है, नेशनल पेंशन स्कीम। ये ज़्यादातर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनका कटता है, NPS जिसे हम लोग बोलते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम। देन उसके बाद एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी करता है कि सर अगर आप अपने एम्प्लॉय का PF काटते हैं तो आप उसमें कंट्रीब्यूशन भी करते होंगे। जी हाँ बिल्कुल करते हैं। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर डिफाइन किया गया। तो एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अगर किसी एम्प्लॉय का PF 12% कट रहा है तो एम्प्लॉयर को भी उसमें कंट्रीब्यूशन करना होगा। ठीक है, और जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है वो 2 भागों में करता है।
पहला क्या है ईपीएस, जिसे हम लोग बोलते हैं इम्प्लॉई पेंशन स्कीम 8.33%, ठीक है। दूसरा है आपका पीएफ, पीएफ बोलिए या फिर ईपीएफ बोलिए, इम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड या फिर प्रोविडेंट फंड, जो कि होता है आपका 3.67%। तो जितने भी यहाँ पर परसेंटेज दिए गए हैं ये रियल टाइम का परसेंटेज है, कोई मिसमैच नहीं, यही कट रहा है। तो अगर आप 8.33 और 3.67 का ऐड कर देंगे तो टोटल आपका जी 12% आएगा। तो कहने का मतलब कि अगर किसी का एम्प्लॉय की सैलरी से पीएफ कट रहा है 12%, तो उसमें एम्प्लॉयर भी 12% का ही कंट्रीब्यूशन करता है, ठीक है, ये चीज। और अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी से ईएसआई कट रहा है, ईएसआई मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, अगर कट रहा है 0.75%, तो उसमें एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करता है 3.25%। ये आपका रियल टाइम का परसेंटेज। अब यहाँ पर देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग दे दिया है, लोगों की कितनी सैलरी है, किसको हम कितना एचआरए दे रहे हैं, कितना कन्वेंस दे रहे हैं, पीएफ किसका कितना क्या कट रहा है, ये सबको डिफाइन यहाँ पर किया हुआ है। अब इसी को हम लोग करेंगे टैली में। सारी चीजें हमें मैनुअल करनी है। मैनुअल करने के बाद हमें सिर्फ 3 तरह की एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है। पहला क्या, आप पहली चीज तो आप अटेंडेंस पता करेंगे, क्योंकि जब तक आप अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो कैसे पता करेंगे किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी बनी है, अटेंडेंस। सेकंड है पेरोल वाउचर का यूज करेंगे। पेरोल वाउचर का यूज बेसिकली किया जाता है कि किस एम्प्लॉय की कितनी सैलरी बननी है, या फिर आपकी कंपनी का कितना सैलरी पेबल बनना है, कितना पीएफ पेबल बनना है और कितना ईएसआई पेबल बनना है, जो आपको पे करना है। तीसरा, आपको पेमेंट वाउचर पे एंट्री रिकॉर्ड करनी होती है। अगर आपने एम्प्लॉय को पेमेंट कर दिया है तो पेमेंट, अगर आप पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स का पेमेंट कर रहे हैं डिपार्टमेंट को चालान के थ्रू, उसके तब भी पेमेंट वाउचर का ही यूज करते हैं। तो 3 तरह की एंट्री हम लोग रिकॉर्ड यहाँ पर करेंगे, ठीक है। डिस्कवर योरसेल्फ, ये हमें खुद से करना है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्राइम में ये सारी चीजें कैसे करेंगे। प्राइम का स्क्रीन आपको दिखाई दे तो बताइएगा। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यहाँ पर देखिए हम आपके सामने एक नई कंपनी बना रहे हैं, सब कुछ नई कंपनी में ही करेंगे। और इसको रिकॉर्ड करते समय अगर आपको कोई क्वेश्चन आए तो वहीं पर आप पूछ भी लीजिएगा, नहीं तो लास्ट में भी हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। और अभी तक का जो मैंने डोमेन पार्ट के बारे में बताया है, इन सभी को ध्यान में रखिएगा और ये देखिए कैसे आप अच्छे से इसको मैनेज करेंगे। पेरोल कंपनी, इसका जो भी फुल एड्रेस होगा आप एड्रेस फिल कर देंगे, ठीक है। तो एड्रेस हम डाल देते हैं, इस कंट्रोल ए से सेव कर देंगे, कंट्रोल ए से। सेव करने के बाद क्योंकि इस कंपनी में हमें पेरोल मैनेजमेंट को कंप्लीट करना है, तो यहाँ से हम पेरोल ऑप्शन को यस करेंगे, मेंटेन पेरोल, ठीक है। अब कहीं कहीं पर सिर्फ बेसिक पेरोल को ही मैनेज किया जाता होगा, सिर्फ बेसिक सैलरी, कन्वेंस, बोनस, वहाँ पर पीएफ, ईएसआई, इनकम टैक्स, इन सब का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता होगा। तो उस केस में आप इसको नो रख देंगे। और जहाँ पर सिर्फ स्टेचरी की बात हो रही होगी, जहाँ पर टैक्सेशन की बात हो रही होगी, वहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन को यस करना होगा। मैंने दोनों ऑप्शन को यस कर लिया। पावर लगा है, देखा माइक बंद कर लीजिए, किसका ओपन है? पनिया ना चला है। ठीक है, यहाँ से जैसे ही आप इसको यस करेंगे तो पेरोल स्टेचरी डिटेल देना होगा, ठीक है। जैसे कि अगर आप कंपनी जीएसटी काटती है तो जीएसटी का डिटेल होता है ना,
उसी तरीके से अगर कंपनी पीएफ काट रहा है, ईएसआई काट रहा है, नेशनल पेंशन स्कीम काट रहा है, तो उन सभी का उसने क्या करा के रखा होगा, रजिस्ट्रेशन करा के रखा होगा, सारा कोड होगा वो यहाँ पर डिफाइंड कर देंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम इसको स्केप कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पर अच्छे से सारी चीजें मैनेज हो रही है वहां पर आप ये सारी चीजें फिल करेंगे। हमने पेरोल एक्टिवेट कर लिया। ठीक है, एक्टिवेट करने के बाद एक्टिवेट सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, अब यहाँ पर जो भी स्टेप फॉलो किया गया है इन स्टेप को फॉलो हम नहीं करेंगे। एक पेन कॉपी ले लीजिएगा और सारे स्टेप याद रखिए क्या आपको कैसे करना है। सबसे पहले हम जाएंगे क्रिएट ऑप्शन पे। क्रिएट ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से आप चाहे तो शो मोर पे क्लिक कर लीजिए। शो मोर, यहाँ पर देखिए पेरोल मास्टर आपको पूरा मिल जाएगा। तो पहला स्टेप क्या है, एम्प्लॉय कैटेगरी बनाना। अगर किसी कंपनी में डिपार्टमेंट बने हैं, ठीक है, जैसे कोई कस्टमर कह सकता है कि हमारे क्या 4 तरह के डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, अकाउंट डिपार्टमेंट है और सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। और सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट और है, सेल्स डिपार्टमेंट या फिर परचेज डिपार्टमेंट या फिर सेल्स डिपार्टमेंट, और उस डिपार्टमेंट के अंदर एम्प्लॉय हमारे मिस्टर रमेश, सुरेश, राजेश है। इस चीज को आप कैसे मैनेज करेंगे, तब बात आ जाती है एम्प्लॉय कैटेगरी। तो सिंपल सा एम्प्लॉय कैटेगरी पे जाएंगे। ठीक है, डिपेंड करता है कि कैसी रिक्वायरमेंट है। कहीं कहीं पर हम एम्प्लॉय कैटेगरी का यूज ना करके डायरेक्ट एम्प्लॉय ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, जहां पर मान लो कि ऐसा है कि सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट में अभिशेष, अकील, हरिओम काम करते हैं, तो डिपार्टमेंट एक ही है, तो डायरेक्ट हम बना लेंगे क्या, एम्प्लॉय ग्रुप बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर हम दोनों का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, तो सबसे पहले हम बनाएंगे एम्प्लॉय कैटेगरी। तो मान लेते हैं कि हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट है सेल्स एंड, दोनों ऑप्शन को आप यस रखेंगे। ठीक है, एक डिपार्टमेंट और है हमारे यहाँ अकाउंट्स एंड एडमिन डिपार्टमेंट, इन दोनों ऑप्शन को यस रखें। ठीक है, हो गया। इस डिपार्टमेंट के अंदर भी 2 डिपार्टमेंट अलग अलग आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय ग्रुप में जाएंगे। यहाँ से सबसे पहले हम चूज करेंगे कैटेगरी, तो ले लेंगे बाय डिफॉल्ट आपका देखिए प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी बना होता है। तो यहाँ से हम लेंगे सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग में 2 तरह के डिपार्टमेंट है। एक है आपका सेल्स डिपार्टमेंट, मतलब लेते हैं सेल्स मैनेजर है अंडर प्राइमरी, इसको नो रखेंगे क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है डिफाइंड सैलरी। सैलरी डिफाइंड हमेशा एम्प्लॉय की करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर हम एम्प्लॉय को नहीं बना रहे, तो इसके लिए यहाँ पर नो रखेंगे। इसी में एक डिपार्टमेंट और है आपका, फॉर एग्जांपल कर लेते हैं परचेज मैनेजर। ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर 2 डिपार्टमेंट मैंने बना लिए। बैक स्पेस करेंगे, दूसरा ले लेंगे अकाउंट्स एंड एडमिन। तो यहाँ पर अकाउंटमेंट में 2 डिपार्टमेंट हमारा बना हुआ है, सीनियर अकाउंटेंट। ये डेमो पर्पज से हम आपको सिर्फ ऐसे समझाने के लिए टाइप कर रहे हैं, सीनियर अकाउंटेंट और जूनियर अकाउंटेंट। मैंने डिपार्टमेंट के अंदर डिपार्टमेंट क्रिएट कर लिया। फिर है तीसरा स्टेप क्या है, एम्प्लॉय को क्रिएट करना। अब यहाँ पर हम बनाएंगे क्या, एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय पे जाएंगे और एम्प्लॉय का एग्जांपल यही ले लेते हैं जो यहाँ पर था, ये रमेश केवी। तो यहाँ पर सबसे पहले रमेश केवी किस डिपार्टमेंट में है, सेल्स मैनेजर, राइट। तो यहाँ से सबसे पहले तो हमें कैटेगरी चेंज करनी होगी। बैक स्पेस दबाइए, सेल्स एंड मार्केटिंग, यहाँ पर डालेंगे रमेश कुमार कर देते हैं, केवी छोड़। और रमेश कुमार किसके अंडर में आते हैं, यहाँ पर स्पेस बार दबाइए, जो भी आपने डिपार्टमेंट बनाए होंगे वो यहाँ पर शो करने लगेगा। ठीक है, तो ये किसमें है, सेल्स मैनेजर है, सेल्स मैनेजर ये। ठीक, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो भी होगी, क्योंकि मैंने 21 में कंपनी बनाई है तो मैंने 21 ही लिया।
उसके बाद यहाँ पर आप डिफाइन सैलरी को नो रखेंगे, सैलरी डिफाइन यहाँ पर भी हमें नहीं करना है। और यहाँ पर एक देखिए फॉर्म है, जनरल इंफॉर्मेशन है, जो भी पूछा जाएगा यहाँ पर फिल कर दें। अब ज़रूरी नहीं है कि सारी एम्प्लॉय के पास ये सारी चीज़ें हों, तो जिसके पास जो सारी चीज़ें होंगी उसको फिल करेंगे, जो नहीं होंगी नहीं फिल करेंगे। तो एक हम समझाने के लिए सारा फिल कर देते हैं, दूसरा वाला हम इसको ब्लैंक कर देते हैं। तो एम्प्लॉय कोड जो भी होगा आपका, तो ये हमारा एम्प्लॉय कोड हो गया। डेजिग्नेशन क्या है इनका, ये सेल्स मैनेजर है या फिर मैनेजर है, जो भी आप टाइप करना चाहें। फंक्शन क्या रहेगा इनका, मैनेज रहेगा, मैनेजमेंट का काम रहेगा इनका। लोकेशन कहाँ पर है, ऑफिस लखनऊ में है या फिर जहाँ पर भी है तो हम ये लोकेशन डाल देते हैं। जेंडर इनका, डेट ऑफ बर्थ जो भी इनकी होगी, ठीक है। ब्लड ग्रुप ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर इनके फादर का नाम आ जाएगा, यहाँ पर वाइफ का नाम आ जाएगा, स्पाउस नेम का मतलब जीवन साथी का नाम जो भी होगा, ठीक है। यहाँ पर इनका फुल एड्रेस, ये एम्प्लॉय से पूछ के हम लोग फिल करेंगे। अगर इनके पास लैंडलाइन नंबर है, यहाँ पर हम फिल कर देंगे। ईमेल आईडी ramesh@gmail.com। देन उसके बाद अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं आती है तो F12 करके इसे इनेबल करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये सारा नो है। प्रोवाइड स्टेचरी डिटेल, स्टेचरी डिटेल यस है, इसीलिए ये वाली स्क्रीन आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। पासपोर्ट डिटेल यस है, इसीलिए ये आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट डिटेल यस है, तो इसीलिए ये आ रहा है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर उसके बाद है प्रोवाइड बैंक डिटेल, यहाँ पर मतलब कौन, हाँ अभिनव, तो अगर कुछ नहीं कह रहे हैं तो माइक बंद कर दीजिए। हाँ ठीक है, धन्यवाद। अब इनकी सैलरी अगर इनके बैंक खाते में आप भेजते होंगे तो इनका बैंक डिटेल आपको फिल करना है, ठीक है। तो प्रोवाइड बैंक डिटेल, अगर कैश में दे रहे हैं तो नो कर दीजिए, तो फिलहाल के लिए इसे हम यस कर लेते हैं। अब इनका बैंक अकाउंट, तो यहाँ से एक डेमो नंबर ले लिया, ठीक है। देन उसके बाद कोड ले लेंगे, बैंक का नाम, ब्रांच इनका जो भी ब्रांच होगा, ठीक है। तो ब्रांच हम यहाँ पर डाल देते हैं जॉब। टाइप आप इनको चेक प्रोवाइड करते हैं या फिर डायरेक्ट इनके बैंक खाते में फंड ट्रांसफर कर देते हैं या फिर कोई अदर मेथड है, तो यहाँ से अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लेंगे ई फंड ट्रांसफर, सीधा हम इनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, हम इनको चेक प्रोवाइड नहीं करते। ट्रांसफर, अब यहाँ पर फिर से इनका अकाउंट नंबर आ जाएगा, IFSC कोड आ जाएगा, ठीक है। बैंक का नाम, तो यहाँ पर आपकी कंपनी का बैंक का नाम आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑल्ट सी करके, यहाँ से ऑल्ट सी तो नहीं बनना है, तो यहाँ पर हम अपने बैंक का नाम क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से यूज करेंगे गो टू का, ठीक है। गो टू पे जाएंगे, गो टू पे जाने के बाद क्रिएट मास्टर, और एक हम लेजर क्रिएट कर लेंगे। हमारी बैंक है, जो कंपनी के बैंक, ठीक है। अकाउंट नंबर प्रॉपर तरीके से आपको फिल करना है, इसी डेमो के लिए हम फटाफट फिल कर रहे हैं। सेव कर लिया, सेव करने के बाद इससे बाहर जाएंगे, तो ये स्क्रीन ऐसे फिल होगी। यहाँ पर एम्प्लॉय का बैंक का डिटेल और कंपनी बैंक क्या है वो, और बेनिफिशियरी जो भी कोड होगा यहाँ पर आप उस कोड को एंटर कर दें।
लिस्ट। फिर उसके बाद अगर इस पर टैक्स रिजीम आप अप्लाई कर रहे हैं तो किसी इनका पैन नंबर जो भी होगा, तो हमारा पैन नंबर है, पैन नंबर में 5 अल्फा 4 नंबर 1 अल्फा, ठीक है। इनका आधार नंबर हो जाएगा, और इनका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। अगर किसी एम्प्लॉय का पीएफ कटता है तो उसका एक अकाउंट ओपन किया जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो ये अकाउंट नंबर हर एम्प्लॉय को मिलता है, जिसका भी पीएफ कटता होगा उसको ये पता होगा कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर क्या है। तो यहाँ पर डेमो के लिए जस्ट हम ऐसे ही कोई अकाउंट नंबर एंटर कर देते हैं। होगा पीएफ अकाउंट नंबर, ईपीएस पीएफ दोनों एक ही आ जाएगा आपका। डेट ऑफ ज्वाइनिंग पीएफ में ये कब एलिजिबल हुए, कब इस पीएफ की क्राइटेरिया को कंप्लीट किए, क्योंकि हर किसी का पीएफ नहीं कर देगा ना, उसका एक क्राइटेरिया होता है, हर कंपनी का एक क्राइटेरिया होता है कि अगर इसमें से ज़्यादा सैलरी है तो इस एम्प्लॉय का पीएफ कटेगा, तो उसे डेट हो जाएगी। फिर उसके बाद एक प्रान नंबर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। जब कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो देखा होगा कि उसको एकदम से 10 लाख 7 लाख रुपए गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर उसका प्रान नंबर अगर है, ठीक है, तो यहाँ पर आप फिल करेंगे। ईएसआई नंबर अगर है, अगर आप उसका रमेश कुमार का ईएसआई काटते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस आपने करा के रखा है, मेडिकल करा के रखा है, तो उसका अकाउंट नंबर जो भी होगा नंबर होगा। और ईएसआई डिस्पेंसरी नेम होगा, मतलब कि अगर ये कभी इन फ्यूचर कभी बीमार पड़ते हैं तो ये कहाँ पर जाके इलाज करा सकते हैं। तो हर सिटी में ईएसआई डिस्पेंसरी होता है। यहाँ से हम ले लेते हैं अपना। फिर उसके बाद पासपोर्ट नंबर डाल देते हैं फिलहाल के लिए। यहाँ पर देखिए बेसिक एंट्री है, यहाँ पर कुछ अलग से नहीं है। वीज़ा नंबर डाल देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट डिटेल, जैसे कि आउट ऑफ कंट्री से कई लोग कॉन्ट्रैक्ट डिटेल बेसिस पे काम करते हैं, तो ये यहाँ पर उसका डिटेल पड़ जाएगा कि उनका कॉन्ट्रैक्ट परमिट नंबर क्या है, कब से कब तक आपके यहाँ काम करेंगे, उसके बाद चले जाएंगे, तो वो डिटेल यहाँ पड़ जाती है। तो इस तरीके से एक एम्प्लॉय प्रोफाइल को हम क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर सेव कर लेते हैं। अब इसी तरीके से हम एक दूसरा बना लेते हैं फटाफट। किया स्पेस बार अकाउंट एडमिन, ठीक है, और यहाँ से हम के नाम लेते हैं अनीशा करके, अनीशा अकाउंट्स मैनेजर है, स्पेस बार। तो अकाउंट्स मैनेजर मैंने नहीं बनाया, तो हम इनको कर देते हैं सीनियर अकाउंटेंट, ठीक है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग और एम्प्लॉय कोड हो जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा इनका जो भी डिटेल होगा आप फटाफट फिल कर देंगे, ठीक है। हम इसको स्केप करके आगे जैसे आप ये सारे एम्प्लॉय क्या कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन है यूनिट। तो यूनिट आप वहां पर यूज करेंगे जहां पर आवर्स के हिसाब से काम होता है, ठीक है। अगर कोई ऑफिस है तो ऑफिस के लिए अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप का यूज करेंगे। कहीं कहीं पर देखिए ओवर टाइम के हिसाब से काम होता है कि 2 घंटे काम किया पैसे लिए चले गए, 4 घंटे काम किया पैसे लिए चले गए। तो जहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, जहाँ पर आवर बेसिस पे काम हो रहा है, तो वहाँ पर आप यूनिट का यूज़ करेंगे। और
जहाँ पर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर पूरे दिन के हिसाब से काम होता है, अटेंडेंस के हिसाब से काम होता है, वहाँ पर आप अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप। अब हम बनाएंगे अटेंडेंस। अटेंडेंस पे क्लिक किए। अब कस्टमर से पूछेंगे सर आपके यहाँ अटेंडेंस कैसी लगती है, आप अपने एम्प्लॉय को क्या क्या छुट्टी प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत सी कंपनी में आपने देखा होगा कि प्रेजेंट, अब्सेंट, सिक लीव भी मिलता है, ठीक है, मेडिकल लीव भी मिलता है, फेस्टिवल लीव भी मिलता है। बहुत सी ऐसी अलग अलग सी छुट्टी मिलती है जिनका पैसा काटा भी जाता है और नहीं भी काटा जाता है। तो ये हमें कस्टमर से पूछना होगा कि आप अपने यहाँ अटेंडेंस किस किस तरह का काउंट करते हैं। तो जैसे कि एक बना लेते हैं प्रेजेंट, ठीक है, छुट्टी का पैसा मिलेगा प्रेजेंट अंडर प्राइमरी। अब यहाँ पर अगर ऐसा कोई अटेंडेंस टाइप आप बना रहे हैं जिसका आप एम्प्लॉय को पैसा देंगे, ठीक है, तो प्रेजेंट का पैसा एम्प्लॉय को हम देंगे। तो यहाँ से आप चूज करेंगे अटेंडेंस लीव विथ पे, ऑटोमेटिक डेज आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम ले लेते हैं सिक लीव। हम अपने एम्प्लॉय को सिक लीव भी प्रोवाइड करते हैं, प्राइमरी रहेगा। अब सिक लीव का अगर पैसा काटते हैं हम तो ये लेंगे लीव विदाउट पे, इसका मतलब इसका पैसा काटना होगा उसकी सैलरी से। अगर आप इसका पैसा दे रहे हैं एम्प्लॉय को कि महीने में एक छुट्टी एक्स्ट्रा वो ले सकता है, तो अटेंडेंस लीव विथ पे। अब्सेंट बनाएंगे। अब अब्सेंट का पैसा कटेगा उसकी सैलरी से, तो क्या हो जाएगा, लीव विदाउट पे। प्रोडक्शन का यूज हमेशा आवर्स के लिए किया जाता है, जहां पर आवर्स, मिनट, घंटे की बात होगी वहां पर आप प्रोडक्शन का यूज करेंगे। और यहाँ पर यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप का कोई भी मतलब नहीं है। बेसिकली हमें 3 का ही काम यहाँ पर होता है। तो यहाँ से ले लेंगे लीव विदाउट पे, हम छुट्टी का पैसा काटेंगे। इसके अलावा एक और बना लेते हैं, चलिए ओवर टाइम कर लेते हैं कि जो भी ओवर टाइम करेगा उसका पैसा हम देंगे, प्राइमरी रहेगा। अब ओवर टाइम देखिए कैसे होता है, आवर्स के हिसाब से होता है। तो हमें क्या लेना पड़ेगा, प्रोडक्शन लेना पड़ेगा। प्रोडक्शन लिया। अब यहाँ पर आपको यूनिट बतानी है कि ओवर टाइम किस बेसिस पे काउंट करेंगे, मिनट के हिसाब से काउंट करेंगे, आवर्स के हिसाब से काउंट करेंगे, कैसे काउंट करेंगे। तो यहाँ से ऑल्ट सी करेंगे, ठीक है, एक सिंपल यूनिट जो आप बनाते हैं आवर्स करके, ये मैंने आवर्स बना ली। तो यहाँ पर आप अटेंडेंस बनाएंगे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक, मैंने अटेंडेंस बना ली। फिर आता है पे हेड, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक का आपको बहुत ही आसान लगा होगा सारी चीज़ों को मैनेज करना। सारा खेल अब बचा है पे हेड का। अगर आपको पे हेड बनाना नहीं आता है तो आप पेरोल पूरा से मैनेज नहीं कर पाएंगे, सब कुछ इसी में। तो हम बनाएंगे पे हेड। पे हेड का मतलब आप अपने एम्प्लॉय को क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या है, बेसिक सैलरी हम अपने एम्प्लॉय को दे रहे हैं। तो यहाँ पर टाइप करेंगे बेसिक सैलरी। अब यहाँ से जो चीज़ हम पूछेंगे आप लोग बताते चलिए। बेसिक सैलरी, अब आपको डिफाइन करना है कि ये बेसिक सैलरी एम्प्लॉय की सैलरी में जुड़ने वाला है, कटने वाला है, या फिर एम्प्लॉयर दे रहा है, जुड़ने वाला है। हाँ, तो यहाँ से आप क्या चूज करेंगे। ये एम्प्लॉय देखो मैंने 3 बनाया। अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज। हाँ, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज। आपको सिर्फ 3 टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, अर्निंग, डिडक्शन, कंट्रीब्यूशन। तो ये क्या है, एम्प्लॉय की अर्निंग है, उसकी सैलरी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए क्या है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज, ये आपको सिलेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ से अगर आपने चीज़ों को सही सिलेक्ट किया तो बाकी की चीज़ें ऑटोमेटिक आती जाएंगी, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ से लिया अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज। दूसरा क्वेश्चन है कि सैलरी हर महीने फिक्स है या फिर हर महीने चेंज होती है। अगर फिक्स है तो फिक्स, अगर चेंज होती है, किसी महीने 10,000, अगले महीने 11,000, किसी महीने 12,000, 9,000, तो वेरिएबल। तो सैलरी ज़्यादातर फिक्स होती है, तो यहाँ से क्या ले लेंगे, फिक्स।
अब इसे आप किसके अंडर में रखना चाहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में रखना चाहते हैं, इनडायरेक्ट में, या फिर मिसलेनियस में, आप पे डिपेंड करता है जहाँ पर अकाउंटिंग हो रही है। तो यहाँ से हम ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। उसके बाद ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पर हमें कुछ भी बदलाव नहीं करना है। इफेक्ट नेट सैलरी, नेट सैलरी पे इफेक्ट करना चाहिए, तो यस है, ठीक है। आप जो भी पे स्लिप तैयार होगी वहाँ पर आप क्या शो कराना चाहते हैं, तो ये बाय डिफॉल्ट जो आपने यहाँ पर टाइप किया है वो आ गया। कहीं कहीं पर होता है कि बहुत लंबा नाम है ना, जैसे कि एम्प्लॉई एसआई कंट्रीब्यूशन @3.22%, काफ़ी लंबा नाम हो गया, तो हम लोग उसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं ताकि पे स्लिप में छोटा हो के आए। तो डिपेंड करेगा आप पे। तो यहाँ हम पूरा इसका नाम रख लेंगे। उसके बाद इसको भी नो रखेंगे, सेट अल्टर इनकम टैक्स डिटेल। इनकम टैक्स डिटेल हम जब हम सारे पे हेड बना लेंगे उसके बाद डिफाइन करेंगे, तो फिलहाल के लिए हम इसको यहाँ पर नो रख रहे हैं। अब ये पूछ रहा है कि ये जो बेसिक सैलरी एम्प्लॉय को दे रहे हैं इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, अटेंडेंस बेसिस पे होगा। जितना दिन प्रेजेंट रहेगा उतना पैसा मिलेगा, एब्सेंट रहेगा तो पैसा कटेगा। तो ये अटेंडेंस बेसिस पे काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 5 तरह का टाइप्स है, पांचों टाइप को आप समझ लीजिए। एक आपका है एज कंप्यूटेड वैल्यू। तो एज कंप्यूटेड वैल्यू आपको कब सेलेक्ट करना होगा, अगर आप कोई ऐसा पीरियड यहाँ पर बना रहे हैं जो कि टैक्सेशन का पार्ट है, जिसमें परसेंटेज इंक्लूड है और वो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होगा, तब हमेशा यहाँ पर हम चूज करते हैं एज कंप्यूटेड वैल्यू, जैसे कि पीएफ, पीएसआई, एचआरए ना, इनकम टैक्स, तब यहाँ पर चूज करेंगे एज कंप्यूटेड वैल्यू। दूसरा, जब कोई आप ऐसा पे हेड बना रहे होंगे जो कि टैक्सेशन का पार्ट नहीं होगा लेकिन उसको आपको डिडक्ट करना होगा और जो कि फिक्स भी नहीं होगा, तो फिक्स का नहीं है, एज यू डिफाइंड वैल्यू यहाँ पर लेंगे, जैसे कि कन्वेंस, इंसेंटिव, बोनस, ठीक है। देन है फ्लैट रेट, जो फिक्स होगा, हर महीने आपने डिफाइन कर दिया कि हर महीने 1000 रुपये कन्वेंस देंगे मिस्टर रमेश को, तो 1000 क्या हो गया, फिक्स हो गया, मतलब कि फ्लैट रेट हो गया, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्लैट रेट। अटेंडेंस, बेसिक सैलरी में हमेशा अटेंडेंस का ही यूज करते हैं। प्रोडक्शन मैंने बताया, जहाँ पर आवर्स की बात आएगी, ओवर टाइम की बात आएगी, तो यहाँ से हम लेंगे अटेंडेंस। अब अटेंडेंस आप कौन सी लगाना चाहते हैं, डिपेंड करेगा कस्टमर कि सर आप प्रेजेंट काउंट करना चाहते हैं एम्प्लॉय का या फिर अब्सेंट काउंट करना चाहते हैं एम्प्लॉय का। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, अटेंडेंस लीव विथ पे, मतलब कि प्रेजेंट काउंट करना चाहते हैं। तो अगर प्रेजेंट काउंट करना चाहते हैं तो प्रेजेंट ले लेंगे, उसके बाद मंथ ले लेंगे, और किस हिसाब से आपको लेना है, एज पर कैलेंडर पीरियड, यूजर डिफाइंड, या फिर क्या, तो हम क्या कर लेंगे, एज पर कैलेंडर पीरियड, जो भी जिस मंथ का होगा 30, 31, 28 उसके हिसाब से सैलरी बनती जाएगी, ठीक है। एक कस्टमर कहता है कि नहीं हम एब्सेंट काउंट करना चाहते हैं, प्रेजेंट तो ज़्यादा रहता है, एब्सेंट कम रहता है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल, लीव विदाउट पे, हम एब्सेंट का पैसा काटें, बाकी का ऑटोमेटिक आ जाए। देन उसके बाद मंथ एज पर कैलेंडर पीरियड, ये देखिए आपका पे हेड बेसिक सैलरी का बन गया, ठीक है। दूसरा क्या है, एचआरए, तो यहाँ से कर लेंगे हाउस रेंट अलाउंस, ठीक, @40%। अब ये एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होता है, डिडक्ट नहीं होता है, तो ये क्या है, किसका पार्ट है, अर्निंग का पार्ट है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज। एचआरए क्या है, फिक्स है, 40% मैंने बोल दिया है, फिक्स है, तो फिक्स आ जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब हम चाहते हैं कि पे स्लिप में इतना बड़ा नाम लिख के ना आए, तो हम क्या कर देंगे, सिर्फ ये लिख के आए, HRA @40%, छोटा शॉर्ट कर दिया मैंने। अब यहाँ पर हम क्या लेंगे, अभी मैंने बताया था, इसमें से हम क्या सेलेक्ट करना होगा हमें,
एज कंप्यूटेड वैल्यू। हाँ, क्योंकि ये टैक्सेशन का पार्ट है, ठीक है, परसेंटेज भी इसमें इंक्लूड है, एज कंप्यूटेड वैल्यू। अब HRA आपको पता होना चाहिए कि HRA बेसिक सैलरी पे कटता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला लगाना है, ऑन स्पेसिफिक फार्मूला। बेसिक सैलरी आप बना चुके हैं, इफेक्टिव डेट क्या रहेगी, और HRA का अगर कोई क्राइटेरिया है, आपने बेसिक सैलरी डिफाइन किया है कि 0 से लेके अगर किसी की सैलरी 15,000 तक है, यहाँ पर परसेंटेज 40, ठीक है। तो यहाँ पर आपने HRA का बेसिक सैलरी, जो भी बेसिक सैलरी होगा उसका 40% HRA डिडक्ट हो जाएगा, ये बनेगा ऐसे पेपर। दूसरा क्या है, कन्वेंस। तो आपने बनाया कन्वेंस, कन्वेंस भी एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड होता है, तो अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज हो गया। अब कन्वेंस अगर फिक्स है, हर महीने आप फिक्स कर रहे हैं कि हर महीने उसको 1000 रुपये देते हैं, तो फिक्स। अगर कहीं कहीं पे ये होता है कि बहुत सी कंपनी क्या करती है कि जितना आप बिल प्रोवाइड करेंगे मंथ के एंड में उतना कन्वेंस कंपनी देगी, तो वेरिएबल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं वेरिएबल का, ठीक है। आप चाहें तो फिक्स का भी ले सकते हैं, यहाँ से हम वेरिएबल ले लेंगे। मैंने बोला कि जितना भी, हेलो हेलो, ठीक है। तो अगर कन्वेंस फिक्स नहीं है, कंपनी ने कह के रखा है कि जितना भी एम्प्लॉय का खर्चा बनेगा हम वो पे करेंगे, तो यहाँ से लेंगे आप वेरिएबल। और जब आप यहाँ पर वेरिएबल सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ आपको सेलेक्ट करना होगा एज यूजर डिफाइंड वैल्यू, क्योंकि आपको मंथ के एंड में डिफाइन करना है कि किसका 15,000 है, किसका 20,000 है, किसका 17,000, ठीक है। ये कन्वेंस का पे हेड बन गया। और इसी जगह अगर यहाँ पर फिक्स होता, फॉर एग्जाम्पल फिक्स होता, तो यहाँ से ले लेते हैं आप फिक्स, ठीक, और यहाँ पर ले लेते हैं फ्लैट रेट। आपने बोला कि 2,000 रुपये पर मंथ कन्वेंस देंगे, तो ये ऐसे बन जाता, ठीक है। तो फिलहाल के लिए हम इसको वेरिएबल कर देते हैं, वेरिएबल एंड वैल्यू, ये ऐसे बन गया। इसके बाद है एम्प्लॉय PF 12%। तो एम्प्लॉय की सैलरी से डिडक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई ऐसा ऑप्शन है बोनस, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये टैक्सेशन का, ये टैक्सेशन का पार्ट है, तो ये नहीं होगा आपका, ठीक है। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय भी नहीं है। ये देखिए आपको यहाँ पर मिल गया एम्प्लॉइज स्टेचरी डिडक्शन, इसके नीचे ये एम्प्लॉयर है, ये भी एम्प्लॉयर है, ये ग्रेजुटी है, तो यहाँ से आप क्या चूज करेंगे, एम्प्लॉइज स्टेचरी डिडक्शन, एम्प्लॉय की सैलरी से ये डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपने जैसे ही ये राइट चीज आप सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक चीजें देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर भी ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये PF है, तो आप क्या करेंगे, PF में ही मैप करेंगे। ऐसे तो है नहीं कि PF को आपने एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस ESI में मैप कर दिया, इनकम टैक्स में मैप कर देंगे, NPS में मैप कर देंगे। तो एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, PF अकाउंट 1 मैप कर दिया। उसके बाद आप इन दोनों में से किसी एक में रख सकते हैं, दोनों अकाउंटिंग सही है, करंट लायबिलिटी बोलिए फिर या फिर टैक्स बोलिए, तो ये आप रखना चाहते हैं। तो मैंने रख रहा करंट लायबिलिटी। उसके बाद एंटर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि PF बेसिक सैलरी पे डिडक्ट किया जाता है, तो क्या लगेगा, फार्मूला लगाना होगा। तो ऑन स्पेसिफिक फार्मूला, ठीक है, बेसिक सैलरी। अब कंपनी ने एक कंडीशन लगा के रखी है या फिर एक क्राइटेरिया है, क्या है क्राइटेरिया, कि अगर किसी की सैलरी 0 से लेके 15,000 तक है तो उसका हम परसेंटेज काटेंगे 12%, ठीक है। और अगर किसी की सैलरी 15,000 से ऊपर है, 20,000, 50,000, 60,000, 1 लाख, 2 लाख, तो उसका वैल्यू कटेगा, ठीक है। वैल्यू हमेशा जो बेसिक सैलरी होती है उसका 12% होता है। तो आप यहाँ पर
चाहे तो मैनुअल कैलकुलेट कर लीजिए या फिर ऑल्ट सी करेंगे। ऑल्ट सी, कैलकुलेटर आपका ओपन हो गया, 15,000 इंटू 12%। ये देखिए कैलकुलेट करके यहाँ पर आ गया। ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी की सैलरी 15,000 है तो उसका भी 12% कटा, और किसी की सैलरी 1 लाख है उसका भी 12% कटेगा। नहीं, चाहे 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 60,000 हो, उसका जो अगर 15,000 से ज़्यादा है तो उसका 1,800 रुपये ही कटेगा। ठीक है, अगर रमेश की सैलरी 15,000 है तो 12% कटेगा, अगर सुरेश की सैलरी 60,000 है तो उसका टोटल 1,800 रुपये कटेगा। ऐसा नहीं कि 60,000, यहाँ पर देखिए 60,000 इंटू 12%, ऐसा नहीं कि 7,200 रुपये कटेगा उसका, नहीं, 1,800 रुपये ही कटेगा। क्राइटेरिया मैंने बना दिया, और जैसे ही ये 15,000 के ऊपर लिमिट करेगा तो वो एम्प्लॉई पीएफ पे एलिजिबल हो जाएगा। ये यहाँ पर ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं। ये आपका बन गया पीएफ का। अब बनाते हैं इनकम टैक्स। यहाँ पर लेंगे इनकम। अब कंपनी में इनकम टैक्स भी काटा जाता है पार्टिकुलर किसी एम्प्लॉय का, तो यहाँ से ले लेंगे इनकम टैक्स। अब इनकम टैक्स भी एम्प्लॉय की सैलरी से कटता है, तो क्या लेंगे, एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन। इनकम टैक्स मैच कर दिया, करंट लायबिलिटी, और ये ऑटोमेटिक सारी चीज़ें फिल हो जाएंगी, आपको बस एक्सेप्ट कराना है। बन गया इनकम टैक्स का, लिखिए। अब बनेगा एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई या फिर एम्प्लॉई डिडक्शन टू ईएसआई। ठीक है, क्योंकि ये एम्प्लॉय की सैलरी से कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेंगे एम्प्लॉई डिडक्शन टू ESI @ 0.75%। ये भी एम्प्लॉय की सैलरी से कटेगा, तो क्या लेंगे, एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी डिडक्शन। ठीक है, अब ESI को मैप करना है इससे, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस से, बाकी आप किसी और से मैप नहीं करेंगे, बाकी सारी चीज़ें अलग हैं। करंट लायबिलिटी, यहाँ पर भी एक फार्मूला लगता है। ESI किस पे करता है, जो टोटल अर्निंग होती है। ठीक है, टोटल अर्निंग पे ESI कटता है, तो जो भी टोटल अर्निंग होगी किसी एम्प्लॉय की उस पर ESI कटेगा। अब आपको लगाना है एक फार्मूला, तो जाएंगे स्पेसिफिक फार्मूला। अब टोटल अर्निंग में क्या क्या ऐड होगा, तो बेसिक सैलरी ऐड होगा। ठीक है, मैंने बेसिक सैलरी यहाँ पर देखिए ले लिया। अब यहाँ पर देखिए ऐड, जोड़ने के लिए डिवाइड ना, भाग, गुणा, माइनस, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइडेड, ऐड। तो फिर से यहाँ पर ऐड करेंगे, क्योंकि बेसिक सैलरी तो अर्निंग का पार्ट है, इसके अलावा कन्वेंस भी तो अर्निंग का पार्ट है। फिर से ऐड करेंगे, HRA भी तो उसको मिलेगा, फिर से ऐड करेंगे। अब इसके अलावा यहाँ पर देखिए कुछ ऐसा पे हेड नहीं है जो इसकी सैलरी में ऐड हो। तो कहने का मतलब ESI आपका टोटल अर्निंग पे कटता है, तो टोटल अर्निंग में जो सारे पे हेड आएंगे उनको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल के लिए बेसिक सैलरी है, कन्वेंस है और HR है। अगर बोनस होता, इंसेंटिव होता, या फिर कुछ ऐसा पे हेड होता जिसका पैसा आप दे रहे होते, आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट कर लेते। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, एंड ऑफ, ये सारा फार्मूला यहाँ पर लग गया। आपको क्या करना है, 0.75% डिफाइन कर देना। ये आपका एम्प्लॉय का बन गया। अब बनाते हैं एम्प्लॉयर वाला, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू EPS। यहाँ से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू है तो कंट्रीब्यूशन जरूर होगा, 8.33। अब यहाँ से ये अर्निंग का पार्ट नहीं है, ठीक है, पहली चीज़, और ना ही ये एम्प्लॉय की सैलरी से कट रहा है। दूसरी चीज़, इसमें एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दिया गया है, एम्प्लॉयर अदर चार्जेस, एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये टैक्सेशन है
तो एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन आ गया यहाँ से, ठीक है, ये ले लिया। ईपीएस मतलब ये ईपीएस, इसको आपने इससे मैप कर दिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अब यहाँ पर भी लगेगा फार्मूला एक, ठीक है, तो जो आपने बेसिक सैलरी पे फार्मूला लगाया था वही फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा। यहाँ से लेंगे बेसिक सैलरी, सॉरी हाँ, बेसिक सैलरी एंड ऑफ लिस्ट 15,000, परसेंटेज 8.33%, और उसके ऊपर वैल्यू 15,000 का आप इसका परसेंटेज निकाल लेंगे ऑल्ट सी से। ये आ गया आपका, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम आपको उनको पे हेड पे लगने वाला है क्योंकि सारा खेल इसी का है, और ये सारी चीज़ें एक बार से देखने से नहीं आएंगी, बहुत बार आपको प्रैक्टिस करना होगा। जब आप एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो जिस तरीके से हम बिना देखे कोई पे हेड बना रहे हैं आप भी पे हेड बना पाएंगे, और कस्टमर की रिक्वायरमेंट से आप उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये ऐसा पे हेड आपका बनेगा, ठीक है। दूसरा क्या है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पीएफ, यहाँ से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पीएफ एट द रेट 3.67%, ठीक है। एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, पीएफ है तो ईएसआई नहीं होगा, ये रहा, ठीक है, मैप कर दिया। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ पर फार्मूला एक लगाना होगा, स्पेसिफिक फार्मूला। फार्मूला क्या रहता है कि पीएफ माइनस सब्सट्रैक्ट 8.33, ये फार्मूला हमें लगाना होगा, ठीक है। अगर आप 12 माइनस 8 पॉइंट करें तो वही निकलेगा जो आपने यहाँ पर पे हेड बनाया है 3.67। सर हाँ बोलिए सर, कोई स्पेसिफिक फॉर्मूला में फिर से चाहिए, क्या क्या लगाया था आपने इसमें? माइनस, ये पीएफ हो गया, सब्सट्रैक्ट माइनस मतलब, और 8.33 फार्मूला यहाँ पर दिख रहा है, पीएफ माइनस ईपीएस। हरिओम, हरिओम, क्लियर है? हाँ ठीक सर, ठीक है, यहाँ पर आप 100% डिफाइन कर देंगे। यहाँ पर आपको ये नहीं करना है कि 3.67 डिफाइन करना है, नहीं, फार्मूला आपने लगा दिया है, यहाँ पर 100% करना है, क्योंकि अगर आप इसको 12 में से माइनस 8.33 करेंगे तो यही निकल के आएगा जो आपने यहाँ पर बनाया है, ये बनेगा ऐसे पे हेड। अच्छा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई एट द रेट क्या है 3.25%, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, एम्प्लॉइज स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन, ईएसआई मतलब एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, फार्मूला लगेगा। ईएसआई हमेशा टोटल अर्निंग पे होता है, तो यहाँ से टोटल अर्निंग क्या क्या है, बेसिक सैलरी है, ऐड कन्वेंस है, ऐड और क्या है, कुछ नहीं, 3.5% बना लिया पे है, ठीक है। तो ये यहाँ तक का मैंने पूरा क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखो दिखाए गए हैं बनाने के लिए, ऑलरेडी इन्होंने डिस्कस कर लिया कैसे क्या बनेगा। अब एंट्री पे आते हैं। अब यहाँ पर यहाँ तक का चीज़ें हम लोगों ने क्लियर कर ली, ठीक है। एम्प्लॉय कैटेगरी, ग्रुप, एम्प्लॉय प्रोफाइल बनाना, अटेंडेंस कैसे बनाते हैं, और पे हेड बनाना। पे हेड बनाने के बाद आपको एक मिलता है पेरोल वाउचर टाइप, यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है क्योंकि पेरोल वाउचर टाइप बाय डिफ़ॉल्ट बना होता है, जैसे कि टैली में 22 वाउचर बने होते हैं ना, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीव, जनरल, सेल, परचेज, उसी तरीके से पेरोल का वाउचर बना होता है, तो हम उसी पे काम करेंगे, एक्स्ट्रा हमको बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ का काम हमारा पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्या क्या स्टेप याद रखना है,
फर्स्ट स्टेप कंपनी लेवल पे आपको इनेबल करना है, सेकंड स्टेप एम्प्लॉय कैटेगरी बनाना है, फिर ग्रुप बनाना है, एम्प्लॉय बनाना है, अटेंडेंस बनाना है, पे हेड बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय की सैलरी को डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम बाहर आ जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली जाएंगे, अल्टर ऑप्शन पे, अल्टर ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ से करिए शो मोर, शो इनएक्टिव, ठीक है। अब आ जाते हैं पेरोल मास्टर पे। बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें हैं, तो फिलहाल के लिए अभी हम सारा सबको डिस्कस नहीं करेंगे। अभी जो पेरोल की ट्रेनिंग है, जितना हम बता रहे हैं उतना आपको प्रैक्टिस करना है अच्छे से। अगर ये सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, बाद में ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको मैनेज करेंगे। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय कैटेगरी जो हम लोगों ने बनाया था, आप उसको अल्टर करके मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। ग्रुप यहाँ पर देखिए देख पा रहे हैं, एम्प्लॉय जो आपने बनाया था, अगर आप कुछ भी मॉडिफाई करना है तो अल्टर ऑलरेडी आपको पता है क्या काम करेगा। नीट, अटेंडेंस, पे हेड, ये देखिए सारे हमने पे हेड बनाए, तो वहाँ से क्रिएट किया है, यहाँ से आप उसको अल्टर कर सकते हैं। हमें काम क्या है, हमें काम है इसका डिफाइन सैलरी का। नेक्स्ट स्टेप आपका रहेगा डिफाइन सैलरी, तो डिफाइन सैलरी पे जाएंगे। अब यहाँ पर सैलरी को डिफाइन आप दो तरीके से कर सकते हैं, ग्रुप वाइज भी कर सकते हैं और एम्प्लॉइज वाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करना चाहते हैं। यहाँ से हम लेते हैं एम्प्लॉइज वाइज, तो मैंने लिया रमेश कुमार, ठीक है। इफेक्टिव डेट 1 अप्रैल मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं कि रमेश कुमार की बेसिक सैलरी है 60,000, ठीक है। कन्वेंस, अभी देखिए कन्वेंस फ्लैट रेट नहीं रखा था, मतलब कन्वेंस को मैंने कहा था कि जितना महीने के एंड में बनेगा उतना पे करें, वेरिएबल है, तो ये कर्सर यहाँ पर नहीं जाएगा। कन्वेंस, उसके बाद ESI, PF, मतलब ये सारी चीज़ें हम रमेश की सैलरी से डिडक्ट करते हैं या फिर ये सर्विस हम देते हैं। मैंने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया, हो गया। इसी तरीके से अनीशा, 1 अप्रैल, बेसिक सैलरी क्या है, अनीशा की बेसिक सैलरी है 12,000, कन्वेंस मैंने ऐड कर दिया। अब अनीशा का इनकम टैक्स नहीं काटते हैं आप, तो यहाँ क्या कर देंगे, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे, तो जो पे हेड अनीशा को नहीं दे रहे वो यहाँ पर ऐड नहीं करेंगे, सीधी सी बात। दूसरा क्वेश्चन कि सर अगर आपने जो कन्वेंस का पे हेड बनाया, ये तो आपने बना दिया, मंथ के एंड में जितना भी वो बिल दिखाएंगे उसके हिसाब से हम देंगे। अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे के यहाँ 5 एम्प्लॉई हैं, 3 एम्प्लॉय से मैंने बोल के रखा है कि तुम्हारा महीने के एंड में जितना भी खर्चा होगा उसका बिल दिखाओगे, हम कन्वेंस दे देंगे। दो एम्प्लॉय से मैंने बोल के ये रखा है कि तुम्हारा हर महीने का 1200 रुपये फिक्स है। तो ऐसे में क्या करें, ऐसे में हमें क्या 2 पे हेड बनाना पड़ेगा या फिर एक ही पे हेड से काम चल जाएगा? तो आंसर है आपको 2 पे हेड नहीं बनाना पड़ेगा, एक ही पे हेड से काम चल जाएगा। उस चीज़ को कैसे करेंगे, अभी तो यहाँ पर देखिए कर्सर नहीं जा रहा, ठीक है। और अनीशा से मैंने बोल के रखा था कि तुम्हारा हर महीने 1200 रुपये कन्वेंस हम देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 1200 डिफाइन करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओवरराइड करना पड़ेगा। ओवरराइड करने के लिए आप इसी स्क्रीन पे F12 प्रेस करिएगा और यहाँ पर देखिए एक फर्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा, अलाउ टू ओवरराइड स्लैब परसेंटेज, यस करिए और कंट्रोल से सेव कर दीजिए। अब ये सारे पे हेड को आप ओवरराइड कर सकते हैं, एंटर। आप ओवरराइड कर सकते हैं, ये वाला आप ओवरराइड नहीं कर सकते। कर्सर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। खाना केका खाए का है ए भाई, खाना बन गया, किसी खाए को तो बताओ, जल्दी से निकाल देंगे। डिफाइन मैंने कर लिया। अब डिफाइन करने के बाद जिस पे हम काम करेंगे, अटेंडेंस लगाएंगे, पेरोल पे सैलरी पता करेंगे, देन उसके बाद पेमेंट कर देंगे।
ठीक है, अभी हम इनकम टैक्स को लेके नहीं चल रहे हैं। ठीक है, अभी मैंने सिर्फ बेसिक सैलरी पे देखा है, ये इनकम टैक्स पे डिटेल क्या है, इनकम टैक्स डिक्लेरेशन क्या है, इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट क्या है, अभी ये सारी चीज़ें लेके हम नहीं चल रहे। अभी फ़िलहाल यहीं तक का हमने सारी चीज़ों को कवर किया है और इसके आगे बढ़ रहे हैं और रिपोर्ट देखेंगे। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अगर आपको लगता है कि इतना सब कुछ आ गया है, हमें और पेरोल में आगे देखना है, तो ग्रुप में आप बोलिएगा, तो फिर से एक पेरोल की ट्रेनिंग रखी जाएगी। तो हम चलते हैं एंट्री रिकॉर्ड करते समय। तो अभी यहाँ पर देखिए बैलेंस शीट है हमारी। बैलेंस शीट में देखिए पूरा नील है, कुछ भी अमाउंट शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रिसिप्ट वाउचर की एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि हमारी कंपनी में बैलेंस कुछ दिखाई देने लगे। तो एक रिसिप्ट वाउचर चढ़ा रहे हैं, तो नॉर्मल रिसिप्ट वाउचर जैसी एंट्री होती है SBI, और यहाँ पर हम कैपिटल दिखा देते हैं अंडर कैपिटल अकाउंट, कंट्रोल से सेव किया, 10 लाख किया हमने अपनी कंपनी में कैपिटल को शो कर दिया। ठीक है, तो अब अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो हमारी कंपनी में 10 लाख का, ऐसे करने से क्या हुआ, माइनस में कुछ नहीं जाएगा, चीज़ें हमको क्लियर हो जाएगी। ठीक है, हम करते हैं वाउचर रिकॉर्ड। अब 30 अप्रैल आ गई, अब हमको पता करना है लोगों की सैलरी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लगाएंगे अटेंडेंस। तो अटेंडेंस देखिए यहाँ पर नहीं है, तो F10 प्रेस करेंगे, यहाँ से सर्च करेंगे अटेंडेंस। अगर सर्च करने से नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, शो इनएक्टिव पे सर्च करेंगे, उसके बाद सर्च करेंगे अगर नहीं आता है तो। ठीक है, तो अटेंडेंस आया, एंटर। अब सबसे पहले हम लेंगे डेट कि किस तारीख को आप अटेंडेंस लगा रहे हैं, तो हम लगा रहे हैं 30 अप्रैल को। ठीक है, अब इसमें दो तरह से अटेंडेंस लगा सकते हैं, एक तो मैनुअल मतलब खुद डिफाइन करिए, एक है ऑटो। अगर आपको पता है कि अनीसा और रमेश इन्होंने इस महीने एक भी एब्सेंट नहीं किया, 30 के 30 दिन ये प्रेजेंट रहे, ठीक, तो हम ऑटो फिल कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पर देखिए राइट में है ऑटो फिल, ऑटो फिल पे लिया, ऑटो फिल लिया, कब लगा रहे हैं 30 अप्रैल को अटेंडेंस। अब यहाँ से डिपार्टमेंट वाइज भी अटेंडेंस लगा सकते हैं, तो हम दोनों का लेंगे, अकाउंट भी लेना है और सेल्स का भी लेना है, तो यहाँ से कर देंगे ऑल आइटम। ठीक है, प्रेजेंट कितना ऑटो फिल करना चाहते हैं, 30, और ये देखिए ऑटो फिल हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर एब्सेंट का लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से लिया डेट, आपने बता दिया कि इन दोनों ने एक एक छुट्टी करी, तो ये देखिए ऑटो फिल हो गया। तो ये तो हो गया ऑटो फिल। मैनुअल करेंगे तो आपको डिफाइन करना होगा, तो हम मैनुअल करते हैं। हमने क्या कहा कि रमेश 30 दिन का महीना था, रमेश 28 दिन प्रेजेंट रहे, और रमेश ने एब्सेंट किया एक दिन, और रमेश ने एक दिन का सिक लीव लिया। ठीक है, ये इसकी अटेंडेंस लग गई। अनीसा आ जाते हैं, अनीसा को मैंने बताया कि अनीसा प्रेजेंट रही 29 दिन और एब्सेंट रही, ठीक, ये लग गई अटेंडेंस। ठीक है, प्रेजेंट एब्सेंट लगाना जरूरी है, क्योंकि जब आप इसका रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता भी होना चाहिए कि पार्टिकुलर मंथ में उन्होंने कितना एब्सेंट किया, कितना प्रेजेंट किया, इसलिए ये अटेंडेंस लगाना जरूरी है। तो यहाँ पर क्या लग गया, अटेंडेंस लग गया। अटेंडेंस लगाने के बाद अब हमें पता करना है, माइक किसका ओपन है, अब हमें पता करना है कि अनीसा की सैलरी कितनी बनी और रमेश की सैलरी कितनी बनी। तो हम करेंगे पेरोल वाउचर का यूज, तो F10 सर्च करेंगे पेरोल, ये देखिए पेरोल आ गया, जिसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल F4, ये पेरोल आ गया। डेट लेंगे, क्या डेट लेना है, 30 अप्रैल। अब तो हमें क्या करना है, ऑटो फिल करना है, तो यहाँ से क्या करना है, ऑटो फिल पे क्लिक करेंगे, पेरोल ऑटो फिल,
तो यहाँ पर देखिए 4 तरह का ऑप्शन दिखाई देता है, यूजर डिफाइंड, ESI कंट्रीब्यूशन, NPS कंट्रीब्यूशन, PF कंट्रीब्यूशन और सैलरी। तो यहाँ पर आपको क्या क्या प्रोसेसिंग करनी है, क्या क्या आपको पता करना है कि लायबल है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आपको एक एक स्टेप सारा फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपने सैलरी भी पता करना है, PF भी आप काट रहे हैं, NPS तो नहीं काट रहे हैं तो NPS छोड़ दीजिए, ESI काट रहे हैं तो ये भी लेना पड़ेगा। इसके अलावा आपने यूजर डिफाइंड भी किया है कि मंथ के एंड में आपको चीजें पता होने वाली। तो सबसे पहले लेंगे आप यूजर डिफाइंड, 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल। एम्प्लॉय कैटेगरी कौन सा चूज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से ले लेते हैं, अगर हम प्राइमरी लेते हैं तो क्या होता है देखते हैं। यहाँ से मैंने लिया सेल्स एंड मार्केटिंग। देन उसके बाद पार्टिकुलर, अगर आप एम्प्लॉय का नाम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो नाम ले सकते हैं, ग्रुप लेना चाहते हैं ग्रुप ले सकते हैं, या फिर ऑल आइटम करना चाहते हैं ऑल आइटम ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मैंने लिया ऑल आइटम। एम्प्लॉय नेम, यहाँ पर आपको कह रहा है कि एक लेजर बनाना पड़ेगा, पेरोल, बैंक या फिर कैश लेजर करके। तो यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो कैश बैंक का लेने कोई मतलब नहीं, क्योंकि आप पेमेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप पेरोल सैलरी पेबल कितनी बन रही है वो पता कर रहे हैं। तो आपको एक क्या करना है, एक लेजर बनाना है। ठीक है, क्रिएट, यहाँ पर लिखेंगे सैलरी पेबल, किसी भी पीरियड में नहीं जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल। देन उसके बाद यहाँ से ले लेंगे करंट लायबिलिटी, क्योंकि यहाँ पर जितना भी अमाउंट शो होगा ये आपकी लायबिलिटी होगी, कंपनी की लायबिलिटी होगी जो एम्प्लॉय को या फिर गवर्नमेंट को देना होगा, इसलिए करंट लायबिलिटी। ठीक है, अब ये देखिए आ गया। तो देखिए मैंने सिर्फ रमेश को बताया था कि रमेश का जब महीना एंड होगा ये बताएंगे कि इतने का बिल लगा है, हमें इतना कन्वेंस चाहिए। तो रमेश ने हमको डॉक्यूमेंट दिखाए कि इनका कन्वेंस कितना है, 2000 का बना। तो यहाँ मैंने 2000 टाइप किया, इसको एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, ये तो मैंने ऑटो यूजर डिफाइन कर लिया। अब हम फिर से करेंगे ऑटो फिल पेरोल। अब हम पता करेंगे सैलरी किसकी कितनी बनी। तो सैलरी डिक्लेयर वैल्यू 1 अप्रैल, यहाँ से ले लेंगे सैलरी सेल्स एंड मार्केटिंग, ऑल आइटम, सैलरी पेबल। ठीक है, सैलरी पेबल में भी आपको सैलरी पेबल ही लेना है। ये देखिए आ गया। यहाँ पर देखिए इसका बेसिक सैलरी, इसका देखिए एक दिन छुट्टी था ना, एक दिन मैंने एब्सेंट किया था, तो 60,000 का डिवाइड बाई 3 करेंगे। ये आपका 60,000 सैलरी थी, डिवाइड 30 दिन, एक दिन का 2,000 रुपये है, तो एक दिन का 2,000 रुपये कट गया, 58,000 रुपीज उसका यहाँ पर देखिए बेसिक सैलरी में शो कर रहा है। उसके अलावा इसका ESI नहीं कटा। तो एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से अगर किसी एम्प्लॉय का जो ग्रॉस सैलरी है 21,000 से कम है तो उसका ESI कटता है, और अगर 21,000 से ज़्यादा है तो उसका ESI नहीं कटता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी सैलरी 21,000 से ज़्यादा है, इसलिए इसका ESI नहीं कटा। इस चीज़ का ध्यान में आपको बात रखना है। उसके अलावा देखिए PF भी कट गया, इसका HRA भी कट गया, और इसका इनकम टैक्स भी कट गया। इसको हम कर देते हैं, फिर से ऑटो फिल करते हैं सैलरी पेबल डिक्लेयर वैल्यू। अब हम पता करेंगे अकाउंट्स वाले की, ऑल आइटम नेम सैलरी। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसकी सैलरी कितना है, 11,600, और अभी मैंने क्या बोला था 21,000 से कम होगा तो ESI कटना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए नहीं कटा है। तो जब भी आप पेरोल पे काम करेंगे तो यहाँ पर ESI आपका तब कटेगा जब आपने कंपनी लेवल पे पेरोल को इनेबल किया था। अभी देखिए नहीं कटा है। अभी हम एक चीज करने वाले हैं और उसके बाद देखिए ऑटो फिल करेंगे, इसका ESI कट जाए। तो यहाँ से चलते हैं बाहर, चलते हैं F11 फीचर्स पे, यहाँ से इसको यस करते हैं।
और ये जो सेकंड कॉलम है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, यहाँ पर एक जो ऑप्शन देख रहे हैं स्टैंडर्ड वर्किंग डेज पर मंथ, तो जो भी आपका वर्किंग डेज पर मंथ होगा 30 दिन है, ठीक है, या फिर 26 दिन है, वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा कंपनी का, क्योंकि जब तक आप यहाँ पर डिफाइन नहीं करेंगे ESI कैलकुलेट नहीं करेगा। ठीक है, तो मैंने 26 दिन डिफाइन कर दिया, इसको लेते हैं। अब चलते हैं फिर से ऑटो फिल पे, ऑटो फिल किया, पेरोल, सैलरी, डिक्लेयर, अकाउंट, सैलरी पेपर, और ये देखिए इसका ESI कैलकुलेट हो गया। तो ये एरर या ये आपको चीज़ ध्यान में रखना है। ये इसका सैलरी पता चली गई, तो दोनों की सैलरी हमने पता कर ली। ठीक है, अब फिर से ऑटो फिल करेंगे। अब हमें क्या पता करना है कि PF, एक कंपनी को PF कितना देना है, PF कंट्रीब्यूशन 1 अप्रैल से लेके सबसे पहले, अब यहाँ पर देखिए डिपार्टमेंट क्योंकि मैंने अलग अलग बना दिया था, तो हर बार हमको अलग अलग करना पड़ रहा है। अगर आपने एक ही डिपार्टमेंट बना के रखा है तो आपको सिर्फ एक सेलेक्ट करना होगा और उसमें जितने भी होंगे वो सब कुछ आ जाएंगे। यहाँ से ले लेते हैं सेल्स मार्केटिंग ऑल आइटम। अब ये PF कंट्रीब्यूशन है, तो PF कंट्रीब्यूशन PF पेबल में ट्रांसफर करना होगा हमको, सैलरी पेबल में ट्रांसफर नहीं करना होगा, तो ऑल्ट C करेंगे। नॉट एप्लीकेबल करंट लेवल, ये ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये पता चल गया कि आपकी कंपनी, जो आपकी कंपनी है वो रमेश की सैलरी में 1800 रुपये का क्या करेगा, कंट्रीब्यूशन करेगा। ठीक है, 1249 का आपका ये EPS है और PF है 550 का। फिर से ऑटो फिल करेंगे, तो फटाफट अब ये हम कर लेते हैं, अकाउंट का कर लेंगे, PF का 1392 हो गया, ये आपका अनीशा का है। PF भी हमने पता कर लिया, अब फिर से ऑटो फिल करते हैं। अब हमारा बचा ESI, ठीक है, ये भी हमने पता कर लिया, ये भी पता कर लिया और यूजर डिफाइन भी कर लिया। ESI बचा हमारा, ESI 1 अप्रैल, सेल्स एंड मार्केटिंग ऑल आइटम, एम्प्लॉय, और फिर ये करेंगे ESI पेबल एप्लीकेबल करंट लेवल। तो इसका कुछ भी ESI नहीं बनना है। क्यों नहीं बनना है, क्योंकि रमेश कुमार की सैलरी 21,000 से ज़्यादा थी। ठीक है, इसने सही काम किया। फिर से ऑटो फिल करेंगे हम, ESI अकाउंट एडमिन लेंगे, ESI बनेगा क्योंकि इसकी सैलरी 21,000 से कम थी, तो ये आ गया। ठीक है, फिर से ऑटो फिल करेंगे। अब ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो हमने पता नहीं किया, तो मैंने अटेंडेंस लगा लिया। अटेंडेंस लगाने के बाद कितना कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बन रही है वो हमने पता कर लिया। अब जब आप बैलेंस शीट देखेंगे, Alt F1 करेंगे, तो यहाँ पर देखिए पूरा डिटेल आपको दिख रहा है कि टोटल ESI गवर्नमेंट को आपको कितना पे करना है, 121 रुपये। टोटल PF कितना पे करना है गवर्नमेंट को, जो आपने एम्प्लॉय की सैलरी से काटा है, 3,152 रुपये। ESI पेबल कितना है, इनकम टैक्स कितना देना है गवर्नमेंट को, PF कितना देना है, और अपने एम्प्लॉय को सैलरी कितनी देनी है। तो यहाँ पर देखिए लायबिलिटी में शो कर रहा है। और जब आप इसको एक एक करके पेमेंट कर देंगे, सैलरी एम्प्लॉय को पेमेंट कर देंगे और जितना भी ये टैक्सेशन है गवर्नमेंट को पेमेंट कर देंगे, वो चीज़ यहाँ से हट जाएगी। ठीक है, अब हम करने वाले हैं पेमेंट। अब हम चलते हैं वाउचर पेमेंट। अब पेमेंट भी क्या करेंगे, ऑटो फिल करेंगे, तो यहाँ से लेंगे। अब पेमेंट कब होता है कि अप्रैल की सैलरी देखिए मई में मिलती है, मई की जून में, जून की जुलाई में, तो वो ऐसा कॉन्सेप्ट चलता है। तो इस कंपनी में कस्टमर ने कहा कि हम 30 तारीख को सैलरी तो पता कर लेते हैं, लेकिन हम सैलरी 7 मई को देते हैं अपने एम्प्लॉय को, 5 मई को देते हैं, 10 मई को देते हैं। तो यहाँ से आप डेट चेंज करेंगे, पहली चीज 7 की कंपनी की 7 मई। अब उसके बाद क्या करेंगे, ऑटो फिल। आप सैलरी का पेमेंट कर रहे हैं या फिर टैक्सेशन का पेमेंट कर रहे हैं, तो हम करने वाले हैं सैलरी का पेमेंट। तो यहाँ से ले लेंगे स्टार्ट पेमेंट, सॉरी पेमेंट
पेरोल ऑटोफिल लेंगे। अब यहाँ पर आप किस चीज़ का पेमेंट कर रहे हैं? अगर ईएसआई का पेमेंट कर चुके हैं चालान के थ्रू, तो ईएसआई, इनकम टैक्स, एनपीएस, पीएफ, प्रोफेशनल टैक्स, सैलरी पेमेंट। तो सबसे पहले हम लेंगे सैलरी पेमेंट। किस मंथ की कर रहे हैं? अप्रैल मंथ की। तो 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक। किस डेट को दे रहे हैं? 7 मई को। 7। किस डिपार्टमेंट की सैलरी दे रहे हैं? तो मैंने कहा कि सेल्स एंड मार्केटिंग। अकाउंट डिपार्टमेंट नहीं लिया, सेल्स मार्केटिंग। ऑल आइटम। अब यहाँ पर जो आपने पेबल लाइबिलिटी बनाई थी उसको सिलेक्ट करेंगे, सैलरी पेबल, और कैश बैंक से पेमेंट कर देंगे। तो यहाँ से मैंने ले लिया बैंक। ये 72,384 का मैंने पेमेंट कर दिया रमेश कुमार को। ठीक है, अनीसा को मैंने पेमेंट नहीं किया। फिर से ऑटोफिल करते हैं, पेरोल ऑटोफिल। हम पेमेंट करेंगे पीएफ। ठीक है, पीएफ 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक का कब पेमेंट कर रहे हैं? 7 मई, 5 मई, जो भी डेट होगी। इसका पेमेंट कर रहे हैं, ले लेते हैं एग्जांपल, सेल्स मार्केटिंग, ऑल आइटम, पीएफ पेबल, कैश से किया है या फिर बैंक से। टैक्स है तो बैंक ही लेंगे, बैंक। और ये देखिए मैंने इसका रमेश कुमार का पेमेंट कर दिया। ठीक है, फिर से ऑटोफिल करेंगे, पेरोल, ईएसआई, सेल्स मार्केटिंग, ऑल आइटम, ईएसआई पेबल, बैंक। तो रमेश का तो कुछ था नहीं ईएसआई, तो यहाँ पर इसका देखिए शो नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से आप एक एक का क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। तो अब बैलेंस शीट देखेंगे, जब अभी लायबिलिटी ज़्यादा दिख रही थी क्योंकि मैंने राकेश का पेमेंट कर दिया है, अनीसा का पेमेंट नहीं किया है, तो यहाँ पर देखिए कम शो कर रहा है। अगर हम अनीसा का भी पेमेंट कर देंगे तो ये चीज़ें यहाँ से हट जाएंगी। देते हैं, ऑटोफिल लेते हैं, पेरोल, सैलरी अप्रैल के 7 मई, अकाउंट, ऑल आइटम, सैलरी पेबल, बैंक। 14,000 का मैंने। फिर से ऑटोफिल करेंगे, पेरोल, पीएफ को लेंगे अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक, 7 मई, अकाउंट, ऑल आइटम, पीएफ पेबल, पीएफ का पेमेंट कर दिया। फिर से ऑटोफिल करेंगे, पेरोल, ईएसआई 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल, 7 मई को पेमेंट कर रहे हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट, एसआई पेबल, बैंक के थ्रू। ये मैंने एसआई, बहुत ही सिंपल है एंट्री रिकॉर्ड करना। अब जब बैलेंस शीट देखेंगे तो कोई भी लायबिलिटी यहाँ पर देखिए नहीं शो कर रही, क्योंकि अभी मैंने इनकम टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, वो देखिए यहाँ पर शो कर रहा है। तो चलिए इनकम टैक्स का भी पेमेंट कर देते हैं गवर्नमेंट को। Alt G, क्रिएट वाउचर, पेमेंट वाउचर पे देखिए आ गए हैं, ऑटो फिल किया। फिर से पेरोल, अब यहाँ से क्या लेंगे, इनकम टैक्स चला। ठीक है, अप्रैल से लेके 7 मई, और इनकम टैक्स मैंने काटा था राकेश का, सेल्स मार्केटिंग, ऑल आइटम, इनकम टैक्स, बैंक। ये देखिए आ गया, और ये मैंने पेमेंट कर दी। अब बैलेंस शीट में ये भी हमारा पेरोल मैनेजमेंट इन टैली का रिपोर्ट। देखिए, ये किसी एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप अगर आपको देखना है तो एक तो गो टू ऑप्शन है, आप उस रिपोर्ट का नाम आपको पता होना चाहिए, तो सारी रिपोर्ट आपको यहाँ मिल जाए। तो हमें ढूंढना है सैलरी स्लिप, तो यहाँ पर टाइप करेंगे स्लिप। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय पे स्लिप, एम्प्लॉय सैलरी स्लिप, ये ऑप्शन यहाँ पर आ गए। तो हमने यहाँ से ये सिलेक्ट किया, और हमें किसका देखना है, रमेश का। ये इसकी सैलरी स्लिप आ गई, पर अभी यहाँ पर पूरा ब्लैंक है, क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर देखिए मई मंथ का शो कर रहा है, आपको अप्रैल मंथ का देखना है, तो F2, ये अप्रैल मंथ की आ गई। तो ये आ गई सैलरी स्लिप। अब आप इसको प्रिंट करिए कंट्रोल P से, प्रीव्यू देखना चाहते हैं प्रीव्यू देखिए,
और ये सैलरी स्लिप तैयार। इसका प्रिंट आउट निकाल के आप इस एम्प्लॉय को दे सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर देखिए सारा डिटेल कितना प्रेजेंट रहा, कितना एब्सेंट रहा। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर हिस्ट्री दिख रही है। ये सैलरी स्लिप तैयार हो गई। और आप चाहते हैं कि सैलरी स्लिप में ये एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन हुआ है ये दिखाई ना दे, या फिर आप चाहते हैं कि सैलरी स्लिप में क्या क्या दिखाई दे, क्या क्या ना दिखाई दे, तो उसके लिए F12 है। आप यहाँ से अपनी सुविधा के हिसाब से चीज़ों को ऑन ऑफ, ये हो गया। ये यहाँ पर सारी चीज़ें दिख रही। ग्रॉस सैलरी कितनी है, 86,000। डिडक्शन कितना हुआ, नेट सैलरी कितनी हुई, सब कुछ यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसी तरीके से अनीसा का देखना है। अनीसा गए, आपने यहाँ से मंथ को चूज़ किया, ये अनीसा का आ गया। कंट्रोल P, ठीक है, ये सैलरी स्लिप। तो से आप कई सारी रिपोर्ट को सर्च कर सकते हैं। पेरोल स्टेचरी देखना है आपको, यहाँ से पेरोल स्टेचरी समरी। अभी हम कहाँ पर पहुँच गए हैं, पेरोल स्टेचरी समरी। ये एक ऐसी रिपोर्ट है जहाँ पर आपको ये देखना है कि पर्टिकुलर मंथ में हमारा कितना पीएफ कटा, हमने कितना पीएफ काटा, हमने कितना ईएसआई काटा, हमने कितना प्रोफेशनल टैक्स काटा, तो वो चीज़ कहाँ से देखें। तो वो रिपोर्ट ये काम करती है। बस आपको यहाँ पर आना है, आपको उस मंथ को सिलेक्ट कर लेना है, और ये देखिए सब कुछ यहाँ पर दिख रहा है। टोटल पीएफ, ईपीएस, पीएफ दिख रहा है, ईएसआई दिख रहा है, इनकम टैक्स कितना है वो भी यहाँ पर दिख रहा है। तो GoTo से आप जब रिपोर्ट पता होगा तभी देख पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप यहाँ से देखना चाहते हैं डिस्प्ले रिपोर्ट, और ये देखिए कई सारी इसकी रिपोर्टें हैं, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक रिपोर्ट है। अगर आप स्टेचरी रिपोर्ट पे चले जाएंगे तो यहाँ पर भी देखिए कई सारी रिपोर्टें, इसके अंदर भी कई सारी रिपोर्ट हैं। तो फिलहाल के लिए ये सारी रिपोर्ट का अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। यहाँ पर जितना रिपोर्ट दिख रहा है उसका हम डिस्कशन कर लेंगे। पेरोल पे गए, सबसे पहले आता है पे स्लिप। तो यहाँ से आप सैलरी स्लिप निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने अभी दिखाया। ठीक है, कि ऑल आइटम सैलरी स्लिप आपको देखना है अनीसा का, और ये देखिए अनीसा की सैलरी स्लिप देख पा रहे हैं, प्रिंट करके दे दीजिए। तो ये रिपोर्ट स्लिप निकालने के काम आती है। दूसरा है पे शीट। यहाँ पर जाने से आप पार्टिकुलर ग्रुप वाइज या फिर टोटल ऑल आइटम देख सकते हैं। तो मैंने ऑल आइटम किया, यहाँ से आप डेट सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या पता चलता है, आपको यहाँ पर एक ऐसी रिपोर्ट मिल जाती है कि एम्प्लॉइज वाइज क्या क्या आपने डिडक्शन किया है, टोटल अर्निंग क्या है, ठीक है, टोटल अर्निंग, टोटल डिडक्शन क्या है, नेट अमाउंट क्या है, कितना पीएफ कटा है, कितना ईएसआई कटा है, सब कुछ यहीं से देख पाते हैं। तो ये रिपोर्ट हेल्प करता है इसको। तीसरा क्या है, अटेंडेंस। जो आपने अटेंडेंस लगाया था उसको देखना हो तो यहाँ पर आ जाएंगे आप। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ से ये देख पाएंगे कि पार्टिकुलर एम्प्लॉय ने किस मंथ में कितना एब्सेंट रहा, कितना ओवर टाइम किया, कितना प्रेजेंट किया, कितना सिक लीव किया। तो ये सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, आप प्रिंट करके देख सकते हैं। ठीक है, ये देखो मैंने प्रिंट किया, आप इसको देख सकते हैं। पेमेंट एडवाइस, पेमेंट एडवाइस रिपोर्ट का क्या आता है, यहाँ से कॉन्फ़िगर पे जाके आप इसका जो मेथड है जो सेलेक्ट करना चाहें आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप प्रिंट देखेंगे और जेड से। तो ये एक ऐसी रिपोर्ट होती है कि अगर आप बैंक के थ्रू अपने एम्प्लॉय को सैलरी ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो बैंक को हमें एक पेमेंट एडवाइस भेजना होता है। एक तरीके से कह सकते हैं कि लेटर भेजना होता है, जिसमें लिखा होता है कि इसमें जितना भी अमाउंट शो कर रहा है कृपया करके इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो पेमेंट एडवाइस यही रिपोर्ट काम करता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा है प्लीज़, ये बैंक को जब आप भेजेंगे तो बैंक इसको पढ़ेगा, प्लीज़ मेक द पेरोल ट्रांसफ़र फ्रॉम अबव अकाउंट नंबर टू बिलो मेंशन अकाउंट नंबर। तो यहाँ पर कंपनी का अकाउंट नंबर है,
रमेश कुमार का ई फंड ट्रांसफर करते थे ये। तो बैंक को जब ये मिलेगा, यहाँ पर कई सारे एम्प्लॉई होंगे, तो बैंक इनके खाते में जितना भी यहाँ पर अमाउंट होगा वो ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, कॉलिंग करके एक एक करके नहीं बताया जाता है कि रमेश का इतना है ट्रांसफर कर दो, अनीसा का इतना है ट्रांसफर कर दो। एक लेटर हमें भेजना पड़ता है, वो लेटर पेमेंट एडवाइस कहलाता है। फिर उसके बाद है एम्प्लॉइज विदाउट ईमेल आईडी। तो अगर कोई ऐसा ही एम्प्लॉय है जिसका आपने ईमेल आईडी नहीं दिया है, वो यहाँ पर शो करेगा। सिंपल सीधी सी बात। ठीक है, ऑल एम्प्लॉय कर देंगे तो सारे एम्प्लॉय दिखेंगे जिनका ईमेल आईडी है। तो ये रिपोर्ट इस काम आती है। पेरोल स्टेटमेंट, पेरोल स्टेटमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको आपने जो पे हेड बनाए हैं, आप पे हेड वाइज अलग अलग कलेक्शन देख सकते हैं। कि अगर आपको HRA देखना है, HRA पे गए, एंटर बटन प्रेस किया और यहाँ से मंथ सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, तो आपको दिख जाएगा कि HRA आपने किस एम्प्लॉय का कितना काटा, अनीसा का कितना काटा और रमेश कुमार का कितना काटा। तो यहाँ पर ये रिपोर्ट कब काम आएगी, मान लीजिए आपके यहाँ एम्प्लॉय 50 एम्प्लॉय हैं और 50 एम्प्लॉय का HRA आपने काटा है और अचानक से पूछ लिया जाए कि ये बताइए कि टोटल HRA कितना आपने दिया, तो वो कहाँ से देखेंगे। तो वो रिपोर्ट ये है, यहाँ पर आपको हेल्प करेगा। सिंपल सा आपको यहाँ पर आना है पेरोल स्टेटमेंट पे। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आपने PF लिया, मंथ को सिलेक्ट किया, तो एक ही क्लिक में बता देंगे सर टोटल आपका PF रिडक्शन हुआ है कंपनी का 3152। ठीक है, उसके बाद है एम्प्लॉय पे हेड ब्रेकअप। तो एम्प्लॉय पे हेड ब्रेकअप, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो अब आपको ये देखना है कि कौन सा पे हेड किस एम्प्लॉय में ऐड किया गया है या फिर काटा गया है। तो आप यहाँ से भी वो चीज़ देख सकते हैं। आपने इसको लिया, ये देखिए क्या हो गया, डिडक्ट हो गया। Alt F1 एंटर करेंगे तो और डिटेल में जाते जाएंगे, जैसे कि आप ड्रिल डाउन करते हैं हर चीज़ में, एंटर एंटर, तो आप उस एंट्री तक का पहुँचते जाएंगे। तो ये आपका एम्प्लॉय पे हेड कंट्रीब्यूशन हो गया। डेबिट क्रेडिट मतलब आपने जो काटा था अमाउंट वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में डिपॉजिट करा दिया। इस रिपोर्ट को आप जाके एक एक समझिएगा तो चीज़ें अच्छे से और क्लियर होंगी। उसके बाद पे हेड एम्प्लॉय ब्रेकअप है, इस पर क्लिक करेंगे और पार्टिकुलर आपने एम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिया, मंथ सेलेक्ट किया, Alt F1 किया, तो आपको ये पता चल गया कि इस एम्प्लॉय में मैंने क्या क्या डिडक्शन किया है, क्या क्या हमारी लायबिलिटी थी, क्या क्या मैंने इसको पे किया है, सब कुछ यहाँ से देख पाएंगे आप। डेबिट क्रेडिट मतलब जो आपने डेट किया था वो आपने इसको पे कर दिया। अगर इसको हम पेमेंट नहीं किए होते वो यहाँ चीज़ शो नहीं करती। स्टेचुरी रिपोर्ट, ये इनकम टैक्स की स्टेचुरी रिपोर्ट है, अभी इसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। आगे बढ़ते हैं। पेरोल रजिस्टर्ड है, इस पे जाएंगे तो आपको पेरोल रजिस्टर मिल जाएगा। पार्टिकुलर मंथ में आपने क्या क्या रिकॉर्ड किया ये दिख जाएगा। देखिए यहाँ पर 6 एंट्री रिकॉर्ड करी थी ना मैंने। कन्वेंस का बेसिक सैलरी रमेश का अलग था, ठीक है, और अनीसा का अलग था। ये जो भी मैंने पेरोल वाउचर पे एंट्री रिकॉर्ड करी होगी पेरोल वाउचर पे, वो आपको पेरोल रजिस्टर पे देखने को मिलेगा। है। उसके बाद है अटेंडेंस रजिस्टर। अटेंडेंस रजिस्टर आपको देखना है मंथ वाइज, यहाँ देख पाएंगे यह है अटेंडेंस, क्योंकि एक ही अटेंडेंस लगाया था मैंने। ये यहाँ पर देखिए आ करना चाहेंगे प्रिंट करके आप दे सकते हैं किसी को भी। कोई प्रोफाइल, अगर किसी की एम्प्लॉय प्रोफाइल आपको देखना है एंटर करिए, ऑल आइटम जितने भी आपने एम्प्लॉय बनाए होंगे सब यहाँ पर आ जाए। तो हमें सपोज कंपनी ने मांग लिया कि ऐसा करो रमेश का जो एम्प्लॉय प्रोफाइल है उसका प्रोफाइल हमें भेजो। तो यहाँ से आएंगे रमेश वाले पे एंटर करेंगे तो ये रमेश की प्रोफाइल ओपन हो गई, एक तरीके से CV। और जब आप इसको प्रिंट करेंगे कंट्रोल P से,
ये देखने में तभी मजा आएगा जब आपने सारी चीज़ों को सही से फिल किया होगा। तो ये देखिए एम्प्लॉय प्रोफाइल है, उसका बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या है, जनरल इन्फॉर्मेशन क्या है, पूरा एम्प्लॉय के बारे में डिटेल देखने को मिल रहा है आपको यहाँ से। ठीक है, अनीसा का देखेंगे तो अनीसा का कुछ इस तरीके से दिखेगा, क्योंकि अनीसा में मैंने ज़्यादा फिल नहीं किया था। उसके बाद है एम्प्लॉय हेड काउंट। एम्प्लॉय हेड काउंट रिपोर्ट क्या काम करता है, जब आप यहाँ पर जाएंगे, ले लेते हैं मंथ, पर्टिकुलर मंथ में कितनी न्यू ज्वाइनिंग हुई, कितने न्यू ज्वाइनिंग हुए, हो सकता है कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला गया हो तो कितने छोड़ के चले गए हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं, वो यहाँ पर शो करेगा। क्लोजिंग कितना बचा उस मंथ में, पर्टिकुलर मंथ में टोटल अर्निंग कितना हुआ, टोटल डिडक्शन कितना हुआ, और टोटल कंपनी ने कितनी सैलरी दी। तो 27,110 रुपये 20 पैसे कंपनी ने सैलरी दी। ठीक है, टोटल सैलरी इतनी बन रही थी जिसमें से इतने का डिडक्शन किया। एंटर करेंगे तो चीज़ें को और आप अलग से देख पाएंगे। न्यू ज्वाइनिंग में 2 देख रहा है, आप देखना चाहते हैं कि 2 न्यू ज्वाइनिंग कौन थे, एंटर किया तो आपको पता चल जाएगा अनीशा और रमेश। ठीक है, और इसमें से मान लेते हैं कोई एक चला गया छोड़ के, मान लेते हैं अनीशा चली गई, तो वो चीज़ आप कहाँ से अपडेट करेंगे, तो वो चीज़ जहाँ से आपने एम्प्लॉय प्रोफाइल बनाया था, तो यहाँ पर चलते हैं, अल्टर करते हैं हम, अल्टर मास्टर और एम्प्लॉय अनीशा, वो चीज़ आपको यहाँ पर आना होगा। और देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन और रिटायरमेंट, तो हम बात करते हैं कि 30 मई को यहाँ से चली गए। क्या हो गया, जो भी यहाँ पर रीज़न दिया होगा, अगर इसमें से है तो ले लेंगे, अगर अदर रीज़न है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं, ठीक है, इसको यहाँ से सेव कर देंगे। वो चीज़ यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक अपडेट हो गई कि 1 मई मंथ में कोई एम्प्लॉय हमारी कंपनी को छोड़ के चला गया। अब कितने बचे, 1, एंटर करेंगे तो पता चल जाएगा कौन चला गया। ठीक है, एक्सपेक्ट रिपोर्ट क्या करता है कि जो भी आपका पासपोर्ट एक्सपायरी डिटेल है वो सब कुछ यहाँ पर दिखेगा। किसी एम्प्लॉय का पासपोर्ट, वीज़ा, जो डिटेल आपने फिल किया था वो डिटेल आप यहाँ से देख पाते। तो ये था पेरोल मैनेजमेंट इन टैली प्रैक्टिस।